चलिए स्टार्ट करें। लास्ट टर्न पे क्या बताया था मैंने? NO2 के ऊपर क्वेश्चन करा रहा था और मैंने रेजोनेंस एक बोला था हेडिंग लगाने को। रेजोनेंस बचा हुआ था ना, है ना? एक तो बॉन्ड लेंथ वाला पेंडिंग होगा, और कौन सा बचा हुआ है? कौन सा? अच्छा, डाइमराइजेशन, है ना? चलिए यहां पे स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिएगा, सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं, भाई साहब थोड़ा टाइम पे आ जाया करो यार। इधर आओ, इधर 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 सुनो सारे लोग, इधर सुनो। हम बात कर रहे थे किसकी? दो सवाल बचे हुए थे अपने पास। कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए थे? एक तो बचा हुआ था NO2 डाइमर वाला, N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और इसके पास क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। अब सुनना जरा गौर से। अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि NO2 का स्ट्रक्चर, कुछ लोग ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ लोग बनाते हैं सर ये वाले स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है, इस वाले स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है। आपने कहा अगर ऑक्सीजन हो, नेगेटिव चार्ज ना हो तो डबल बॉन्ड बनाइए, फिर आप ही खुद नहीं बना रहे हैं डबल बॉन्ड। देखो भाई रीजन है उसका। एक बात बताओ, नाइट्रोजन के पास कौन से पीरियड का है नाइट्रोजन? पहले ये बताओ कौन से पीरियड? सेकेंड पीरियड का। अब सेकेंड पीरियड का है तो इसके पास क्या क्या होगा? एक S होगा और तीन क्या होगा? P। अरे होगा या नहीं होगा भाई? तो मान लो उसने S के जरिए, ये लेट सपोज हम बात कर रहे हैं, S के जरिए पहला बॉन्ड बनाया, P के जरिए दूसरा बॉन्ड, तीसरे के जरिए तीसरा P यूज किया, चौथे के जरिए चौथा P। तो ये फ्री रेडिकल कहां रखेगा? कौन से ऑर्बिटल में रखेगा? ऑर्बिटल ही खत्म हो जाएगा। अरे भाई बताओ तो सही, ऑर्बिटल कितना है? 4 है। और यहां पे अगर 4 से बॉन्ड ही बना लिया तो फ्री रेडिकल कहां रखेगा? नहीं रख सकता है। तो ये हुआ कि देखो भाई, यहां पे जरा गौर से मेरी बात को सुनना, एक मिनट इसको भी रहने ही देते हैं। ये हुआ, यहां पे देखना जरा गौर से। ये हुआ कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाए। कैसे? देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, और कटोरे कितने हैं? 4। तो अब देखो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, दो 4 इलेक्ट्रॉन, और एक क्या हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन। मान लो मैं एक डबल बॉन्ड बना देता हूं, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करके उसके साथ क्या बना लेता हूं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मेरे पास एक ऑर्बिटल बच जाएगा जिसके अंदर मैं क्या रख सकता हूं? अपना फ्री रेडिकल। कौन रख सकता हूं? फ्री रेडिकल। अब देखो कितने ऑर्बिटल यूज हुए, 1 2 3 और ये 4। खत्म बवाल। तो यहां पे अगर कहा जाए कि NO2 का स्ट्रक्चर ऐसे कैसे बना सर, तो ये इसलिए ऐसे बना है क्योंकि नाइट्रोजन बिलोंग्स फ्रॉम सेकेंड पीरियड, एंड सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। कहने का मतलब क्या? उसके पास ऑर्बिटल ही कितने हैं? 4। इसलिए मैक्सिमम वो कितने लोन पेयर, फ्री रेडिकल को रखना हो, लोन पेयर को रखना हो, और बॉन्ड बनाना है, ये तीनों काम उसको कितने ऑर्बिटल के अंदर करने हैं? 4। तो अब देखो, एक के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, एक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, 2 1 3, और एक क्या हो गया? 4 हो गया। तो NO2 का ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा करेक्ट है या ये वाला? तो आंसर क्या है? ये वाला। तो सर एक बात बताइए, O3 के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं कहूंगा ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4, और ये 2 6। अरे हाँ ना बोलो भाई। मैंने कहा ऑक्सीजन ने लेट सपोज एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया? एक कोऑर्डिनेट। एक बॉन्ड कैसा बना लिया उसने? लेट सपोज डबल बॉन्ड बना लिया, है ना, ऑक्सीजन के साथ। एक ऑर्बिटल में उसने क्या रख लिया? अपना लोन पेयर रख लिया। क्या रख लिया? लोन पेयर। अब देखो कितने ऑर्बिटल यूज हुए, 1 2 3 4। सेकेंड पीरियड कितने ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं? मैक्सिमम 4। 4 ही यूज कर सकता है। सवाल ये उठता है, क्या सर ओजोन को हम ऐसे नहीं बना सकते? क्या ओजोन को हम ऐसे नहीं बना सकते? बनाने के लिए तुम बना सकते हो, लेकिन ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है। तो आंसर है नहीं। तो सर एक बात बताओ, SO2 को आपने देखा है कभी? हाँ बिल्कुल देखा है। सल्फर कौन से ग्रुप का है? 16 का। 16 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। 2 2 4 2 6। अब बताओ सर एक बात तो, ऑक्सीजन यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब एक बात तो, SO2 जब आप बनाते हो तब तो आप SO2 ऐसे बनाते हो। SO2 जब बनाने की बारी आती है तो SO2 बनाने के टाइम पे आप SO2 को ऐसे बनाते हो, लेकिन O3 को ऐसे बनाते हो। O3 का मतलब क्या हो गया? इस ऑक्सीजन की जगह बस सल्फर ही आके तो बैठ गया है। तो एक बात तो ये, SO2 को तो आप ऐसे बनाते हैं और O3 को आप ऐसे बनाते हैं। कह रहे हैं O3 ऐसे एग्जिस्ट करेगा, SO2 ऐसे एग्जिस्ट करेगा। एक बात बताइए, अगर एग्जिस्ट करने की ही बात है तो सल्फर ऐसे क्यों नहीं बना सकता? S कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहां पे लोन पेयर, क्या ऐसे नहीं एग्जिस्ट कर सकता है? मैंने कब मना किया भाई नहीं एग्जिस्ट कर सकता है? ये बिल्कुल कर सकता है एग्जिस्ट। यस,
इट मे एग्जिस्ट, लेकिन सर इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों सर? अरे यार नंबर ऑफ बॉन्ड किसने ज्यादा बना रखे हैं? इसने ज्यादा बना रखे हैं। कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4। और इन्होंने कितने बना रखे हैं? 3। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी पाएगा। सर तो फिर यहां पे ऐसा क्यों? अरे चाचा ये ज्यादा बना ही नहीं सकता ना, ऑर्बिटल ही नहीं ना है, ऑर्बिटल ही तो नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है यहाँ पे। इस वजह से O3 ऐसा बनता है और क्या कहा जाता है, O3 ऐसा नहीं बनता है, जबकि SO2 ऐसा बनता है और ऐसा नहीं बनता है। विच इज मोर स्टेबल? दिस वन इज मोर स्टेबल। ये क्या होता है? ये मोर स्टेबल होता है। क्यों मोर स्टेबल है ये मुझे बताइए पहले। क्यों मोर स्टेबल है? क्योंकि सर ज्यादा बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? ज्यादा बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड क्या बना रहा है? ज्यादा। नंबर ऑफ बॉन्ड क्या बना रहा है? बोलो जल्दी। ज्यादा। नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा बनाने की वजह से क्या हुआ सर? बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना, मतलब एनर्जी निकलेगी या देनी पड़ेगी? तो निकलेगी। इस वजह से SO2 का ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, लेकिन O3 का ये वाला। NO2 का सर ऐसा क्यों नहीं बनता है? ऐसा ही क्यों बनता है? तो उसका रीजन मैंने आपको रखा। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना। एक बात और बताना, HNO3 की बात करते हैं। एक HNO3 होता है, उसके लिए भी जानना जरूरी है। एक तो NO2 में तुम्हें बहुत काम आएगा, एक SO2 में बहुत काम आएगा, O3 में बहुत काम आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना सीखना। और चौथी जगह HNO3। अब HNO3 को देखना जरा गौर से। नाइट्रोजन कितने ऑक्सीजन है? 3। अरे है या नहीं है? मान लो एक को OH से जोड़ दिया मैंने, तो बचे हुए को किससे जोड़ना चाहिए? डबल बॉन्ड से। अरे बोलो भाई, हाँ या ना? मानते हो या नहीं मानते हो? अब इस कंडीशन में कितने बॉन्ड बना लिए इसने? 1 2 3 4 5। ये पॉसिबल लगता है तुमको? सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवैलेंसी मोर देन 4। वो 4 से ज्यादा बॉन्ड ही नहीं बना सकता। तो सर वो एग्जिस्ट कैसे करेगा? वो एग्जिस्ट करता है, एक के साथ बनाना पड़ता है मजबूरी में उसको कोऑर्डिनेट। एक के साथ बनाएगा डबल, और ये रहा आपका OH। HNO3 यानी कि करेक्ट कौन सा है? ये वाला। गलत कौन सा है? ये वाला। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? अरे हाँ ना बोलो भाई। H2SO4 में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आती है। मैं आपको बता रहा हूं, यही वो एसिड है जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। मैं पहले से बता के चल रहा हूं। आज के बाद ये मत पालना कि सर O3 के अंदर कोऑर्डिनेट कैसे बन जाता है, NO2 के अंदर कोऑर्डिनेट कैसे बन जाता है। अरे भाई कोऑर्डिनेट बनाने के लिए अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, और डबल बॉन्ड बनाने के लिए भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। लेकिन डबल बॉन्ड बनाओगे तो 2 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। तो बेटर क्या है कि मैं अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके क्या बना लूं? सिंगल ही बना लूं। अरे हाँ ना बोलो भाई। कोऑर्डिनेट का ऑप्शन है कि नहीं है मेरे पास? बस आंसर आ गया। इसी वजह से NO2 जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में नहीं करता है। अगर हम बात करें SO2 की, तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। करता तो है लेकिन लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, इसका रीजन क्या है? देखो भाई, जो बॉन्ड बना सकता है वो तो बनाएगा, जो नहीं बना सकता उसके लिए मैं बता रहा हूं। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4 बिकॉज दे डोंट हैव मोर देन 4 ऑर्बिटल्स। एक S है और 3 P है उनके पास, इससे ज्यादा ऑर्बिटल ही नहीं है। रखेगा तो रखेगा कहां पे भाई? अरे हाँ ना बोलो। तो ये बात होती है, ये रीजन होती है। अब सवाल मैंने क्या दिया था कि NO2 डाइमराइजेस। सुनना जरा गौर से, लॉजिकल है और रटना नहीं है, ढंग से सुनना। मान लो इसके पास क्या है? फ्री रेडिकल है। अब ऐसे ही दूसरा NO2 डाइमर बनाने का मतलब क्या होता है? मर मतलब होता है यूनिट। मर मतलब क्या होता है? यूनिट। समझ रहे हो? और डाई का मतलब होता है 2। डाई का मतलब क्या होता है? 2। मान लीजिए मैंने 2 NO2 ले लिए। एक बात मुझे बताइए, क्या यहां पे फ्री रेडिकल मौजूद है या नहीं है? बिल्कुल है। और यहां पे भी फ्री रेडिकल मौजूद है या नहीं है? मेरे भाई सोच के बताइए, फ्री रेडिकल जो होता है वो क्या होता है? वो इंटरमीडिएट होता है कि नहीं होता है? ये बताइए। और इंटरमीडिएट वो होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई। तुमको याद है ना, सपना देखते देखते उस पीक पे पहुंचे थे। तो उस पीक पे जब तुम पहुंचते हो तो तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई रहती है या लो रहती है? बहुत ज्यादा हाई रहती है। और रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई रहती है या कम रहती है? रिएक्टिविटी हाई रहती है, एकदम पगलाए रहते हो। अरे हाँ ना बोलो। वही स्टेट इसकी भी होती है। ये फ्री रेडिकल है और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होता है। मेरे भाई गाड़ी खरीद के लेके आओ, तुम चश्मा खरीद के लेके आओ, तुम बैग खरीद के लेके आओ, तुम बॉटल खरीद के लेके आओ, तुम फोन खरीद के लेके आओ, दुनिया का ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जो गंदा ना हो। आपने सोचा है क्यों गंदा होता है? दीवार पे पेंट कराओ, दीवार गंदी हो जाती है थोड़े समय बाद। अरे क्यों गंदी होती है? अगर हम बात करें तो भाई साहब आपको मैं बता दूं, दुनिया का ऐसा कोई सरफेस नहीं है जिसके सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन ना पाया जाता हो। क्या बोला मैंने? दुनिया का ऐसा कोई सरफेस नहीं है जिसके सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन ना पाया जाता हो। फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है? फ्री रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन किसी की कटोरे में होता है तो उसे कहा जाता है फ्री रेडिकल। मेरे भाई फ्री रेडिकल कहा जाता है उसे। और फ्री रेडिकल बहुत 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 ज्यादा रिएक्टिव होता है। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। कितना ज्यादा रिएक्टिव? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है मेरे भाई। इतना अंदाजा लगाओ,
तुम्हारे एटमॉस्फेयर में जितने धूल और कण बैठे हुए हैं ना, उनके साथ ये सरफेस क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है। वो जो धूल और कण जो है ना, वो इतना रिएक्टिव है फ्री रेडिकल कि उससे जाके चिपक जा रहे हैं, और चिपकने के बाद एक बॉन्ड बनाते हैं। एम्स ने सवाल पूछा था, नाम है डैंगलिंग बॉन्ड। क्या नाम है, बोलो जल्दी। डैंगलिंग बॉन्ड। क्या बनाता है, डैंगलिंग बॉन्ड। इसका रेफरेंस देता हूं, कहां तुमने ये शब्द सुना होगा। कार्बन के एलोट्रॉप्स पहले सिलेबस में थे, तो वहां डायमंड था, ग्रेफाइट था, फुलेरिन था। जो 2-3 वर्षों के ड्रॉपर हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि वहां पे लिखा हुआ था, कि वहां पे क्या लिखा हुआ था, डैंगलिंग बॉन्ड। डैंगलिंग बॉन्ड क्या है, कि सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन। समझो, सरफेस पे क्या मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जितने भी धूल कण है सबसे रिएक्ट कर जाता है। इसी वजह से दीवार भी गंदी होगी, घड़ी भी गंदी होगी, गाड़ी भी गंदी होगी, फोन भी गंदा होगा, चाहे लाख कलिन मार के तुम साफ कर लो, लेकिन गंदा होना तय है। क्यों, सरफेस पे क्या पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल कौन होता है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई, और रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई। तो एक बात तो, क्या वो रिएक्ट करेगा, तेजी से करेगा या धीरे करेगा, ये मुझे तेजी से। ऐसा ही होता है NO2 के अंदर। NO2 देखो काफी बड़ा हो चुका है, नाइट्रोजन ने ये फैसला लिया कि अब मेरे फ्री रेडिकल मेरे कंट्रोल में नहीं है, काफी रिएक्टिव बन चुके हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप 11वीं के बाद, और ऐसे ही ये फ्री रेडिकल पूरी तरीके से रिएक्टिव हो चुके हैं। अब ये हुआ कि आखिर इनको स्टेबल कैसे किया जाए, तो ऐसा हुआ कि दूसरा NO2 बुलाओ, इसी के जैसा दूसरा NO2 बुलाओ जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव होने से क्या होगा, अरे भाई दोनों के पास क्या मिलेगा आपको, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मिलेगा। अब फ्री रेडिकल क्या होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज होती हैं दोस्त। बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज को चाहिए क्या, स्टेबिलिटी चाहिए। उस स्टेबिलिटी की तलाश में अब यहां पे क्या होगा, जरा गौर से देखना। ये क्या है, नाइट्रोजन के पास यहां फ्री रेडिकल है, और यहां पे क्या है, फ्री रेडिकल। जरा गौर से सुनना, ये क्या बोलेगा, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं, ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव, ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव, ये इसको देख के मुस्कुराएगा, ये इसको देख के मुस्कुराएगा, फाइनली क्या होगा, आओ बॉन्ड बनाए। और यहां पे क्या बनता हुआ नजर आएगा दोस्त, जरा गौर से मेरी बात को सुनना। यहां पे बनता हुआ नजर आएगा, NO2 इस एंड पे है, और दूसरे एंड पे क्या हो गया, NO2। यानी कि अगर इसको मैं कंडेंस फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, N2O4। क्या लिखूंगा, N2O4। लेकिन ये कैसी फिनोमेना है, दो मॉलिक्यूल को, दो गैसियस, मैंने बोला था NO2 इज ब्राउन कलर पैरामैग्नेटिक वेपर। दो वेपर के मॉलिक्यूल को पास लाना है, तो एक बात तो प्रेशराइज करना पड़ेगा या डीप्रेशराइज करना पड़ेगा। प्रेशराइज करोगे तभी वो गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, पास आएंगे। यानी प्रेशर हाई रखना पड़ेगा या लो रखना पड़ेगा, तो प्रेशर हमेशा कैसा रखना पड़ता है दोस्त, हाई। प्रेशर कैसा रखना पड़ता है, हाई, हाई प्रेशर। अब दूसरी बात सुनना मेरी बात को, क्या आपको ऐसा नहीं लगता NO2 कंडेंस होके, NO2 कंडेंस होके क्या बना रहा है, N2O4 बना रहा है। क्या ये आपको ऐसा नहीं लगता, इट इज समहाउ जस्ट लाइक अ कंडेंसेशन लाइक फिनोमेना। अरे कंडेंस करोगे नहीं तो वो पास आएंगे कैसे भैया, ये मुझे बताओ ना। कंडेंस करोगे नहीं तो वो पास कैसे आएंगे। गैसियस मॉलिक्यूल को प्रेशराइज करने के साथ साथ आपको टेम्परेचर ज्यादा रखना है या कम रखना है, तो आंसर क्या है, सुनो। कि प्रेशराइज करने का मतलब सर मॉलिक्यूल को पास ला रहे हैं आप, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं। कंडेंस करने से, अरे यार किसी को जोड़ना है, मान लो जोड़ना है, दो मॉलिक्यूल को जोड़ना है, तो क्या करके जोड़ सकते हो, कंडेंस करके। अरे पानी के मॉलिक्यूल को अगर मैं तुमको बात करूं, पानी लिक्विड है ना, अब लिक्विड है, अब लिक्विड को क्या करना है तुम्हें, लिक्विड को मान लो कन्वर्ट करना है बर्फ में, तो क्या करना पड़ेगा तुमको, टेम्परेचर लो रखते हो, यानी कंडेंसेशन लाइक फिनोमेना करते हो। कंडेंसेशन अलग चीज हो गई, वहां कंडेंसेशन नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कंडेंसेशन लाइक फिनोमेना के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर हमेशा लो, क्योंकि दो मॉलिक्यूल को पास लाओगे, पास ला के उनको क्या कर रहे हो, हाई प्रेशर दे रहे हो। अब हाई प्रेशर दे रहे हो, वो पास आ रहे हैं, और पास आके कंडेंस्ड हो रहे हैं। कंडेंस फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला है, कंडेंस फॉर्मूला। तो कंडेंस करके ही तो उन्होंने N2O4 बनाया। तो अब एक बात, तो कंडेंसेशन हाई टेम्परेचर पे होता है या लो टेम्परेचर, इसीलिए कहा जाता है कि यहां पे हाई प्रेशर एंड क्या जरूरत होती है, लो टेम्परेचर। किसकी जरूरत होती है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। एनसीईआरटी, माता रानी, गीता, बाइबल, कुरान जो कह लो, उसका एकदम क्लियर कट स्टेटमेंट है कि NO2 डाइमराइजेस टू फॉर्म N2O4 एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो इसको रटने वाली बात नहीं है, लिख लेना, इट इज समहाउ कंडेंसेशन लाइक फिनोमेना। इस वजह से टेम्परेचर जो होता है वो कम रिक्वायर्ड होता है। एंड द सेकेंड चीज इज कि NO2 एक गैसियस वेपर वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर उसको कंडेंस करना है, अगर उसको पास लाना है, तो हाई प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा। अगर हाई प्रेशर नहीं जनरेट करोगे तो वो पास ही नहीं आएगा, पास नहीं आएगा, डाइमर नहीं बनाएगा, डाइमराइज नहीं होगा। समझ रहा हूं मेरी बात को। तो ये बात हो गई पहली चीज। तो पहली चीज लिखोगे उस क्वेश्चन के लिए, वो क्वेश्चन जो लिखवाया था NO2 डाइमराइजेस टू फॉर्म N2O4, उसके लिए लिखोगे
लिखोगे हाई प्रेशर, पहले लिखो उसके रेफरेंस में हाई प्रेशर क्यों रिक्वायर्ड है, पहले लिखो हाई प्रेशर क्यों रिक्वायर्ड है, हाई प्रेशर क्यों रिक्वायर्ड है, हाई प्रेशर क्यों रिक्वायर्ड है, पहली चीज हाई प्रेशर क्यों रिक्वायर्ड है। ठीक है, लिखो कंडेंस करके मॉलिक्यूल्स को पास लाने के लिए, कंडेंस करके मॉलिक्यूल को पास लाने के लिए, कंडेंस करके मॉलिक्यूल को पास लाने के लिए हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, कंडेंस करके मॉलिक्यूल को पास लाने के लिए हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा पॉइंट लिखोगे लो टेम्परेचर क्यों, कंडेंस करके मॉलिक्यूल को पास लाने के लिए हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। अगला सवाल लिखेंगे लो टेम्परेचर क्यों, लो टेम्परेचर क्यों। अगला पॉइंट लिखेंगे लो टेम्परेचर क्यों। कंडेंसेशन लाइक फेनामेना के लिए, कंडेंसेशन लाइक फेनामेना के लिए, कंडेंसेशन लाइक फेनामेना के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। कंडेंसेशन लाइक फेनामेना के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। बात समझ में आई यहां तक की? ठीक है, लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट, इसके अलावा कौन सा सवाल था? रेजोनेंस वाला। ये तो मैंने बता दिया किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसको भी लिखना है, अभी वेट करो जब मैं लिखने का वक्त बोलूंगा। सुनना जरा गौर से, हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक नहीं है एक्चुअल में, इस क्वेश्चन का एक एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्या है? रेजोनेंस। क्या है बोलो जल्दी? रेजोनेंस। अब रेजोनेंस डीपली आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक में, लेकिन यहां पे सुन लीजिएगा रेजोनेंस एग्जैक्टली है क्या, रेजोनेंस क्या होता है मेरे भाई, सुनना जरा गौर से। जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करूं, बहुत क्लियर क्लियर बातें बोलूंगा, यहां जो बातें बताने जा रहा हूं इसको ऐसा मत सोचना कि यह सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक में नहीं यूज आएगा, तो ऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं यूज आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं इनफैक्ट नहीं, आपको यूज देखने को मिलेगा ही मिलेगा जीओसी के अंदर। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा बहुत ज्ञान जो है उसको मैं आपको बीच रख रहा हूं, सुनना। सबसे पहली चीज मेरे भाई याद रखना, सिंगल बॉन्ड की लेंथ जो होती है ना, ये सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद किसकी होती है? पार्शियल डबल की होती है। उसके बाद किसकी होती है? डबल की होती है। एंड देन किसकी होती है? ट्रिपल की होती है। एनी वन ऑफ यू हु कैन टेल मी कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि सिंगल की लेंथ सबसे बड़ी होती है, ट्रिपल की लेंथ सबसे छोटी होती है? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल भी लंबा होता है, वहां तो ये डिफरेंस के नाम पे सन्नाटा है। उसका नहीं, क्या कॉन्सेप्ट बदलता रहता है क्या? भक्त, हाँ, पी कैरेक्टर कैसे बढ़ गया? कहां पे? तो पी कैरेक्टर बढ़ना है तो लेंथ तो बढ़ना चाहिए ना भाई, वो तो वहां घट रहा है, और नहीं तो उल्टा हर जगह पी कैरेक्टर लगा दोगे। हाँ, कौन से मूवमेंट की वजह से? विच मूवमेंट? नहीं, अब सुनो जरा गौर से मेरे भाई, आप एक चीज समझना, यहां से ऑर्गेनिक तक बहुत काम देगी, ढंग से सुनना बस बात को। अगर मैं तुमसे बात करूं, ये बॉन्ड जो बना, हाँ कोई कुछ बोलना चाहता है? हाँ, पाई परसेंट हर जगह थोड़ी एप्लीकेबल होता है, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कहीं भी घुसा दो। भक्त इधर सुनो, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं, एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? दो। कितने इलेक्ट्रॉन की? दो। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, एग्जैक्टली होता क्या है यहां पे। एक शब्द आता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। क्या आता है? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। दरअसल मैं तुमको बता दूं, दुनिया का कोई भी बॉन्ड हो, दुनिया का कोई भी बॉन्ड हो, उसके अंदर सबसे पहली चीज, चूंकि इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के हैं और एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमेशा उस बॉन्ड के अंदर क्या होता रहता है? वाइब्रेशन। क्या होता रहता है बोलो जल्दी? वाइब्रेशन। क्या होता रहता है? वाइब्रेशन। अगर मैं तुमसे बात करूं कि जैसे ही ये सिंगल बॉन्ड है, यहां पे क्या होता रहेगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से हमेशा क्या होता रहता है? वाइब्रेशन। क्या होता रहता है? वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन से क्या होता है, जरा गौर से सुनना,
वाइब्रेशन होता है, इसके बाद क्या होता है, कोलिजन होता है। क्या होता है, कोलिजन। जब पहले तो ये वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, देन आफ्टर सम टाइम ये क्या करना शुरू करेंगे, कोलाइड। अब क्या होगा, कोलिजन दो तरह का होता है, केमिकल काइनेटिक्स में लिखा हुआ है। पहला कोलिजन क्या होता है, जो प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर सिमेट्री के साथ कोलिजन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें इफेक्टिव कोलिजन। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। और अगर मान लो टकराया निकल गया, टकराया निकल गया, टकराया निकल गया, टकराया निकल गया, ये भी एक कोलिजन है, लेकिन ये कैसा है, अनइफेक्टिव कोलिजन। तो यहां पे कुछ इफेक्टिव कोलिजन होता है, देन क्या होता है, अनइफेक्टिव कोलिजन। दूसरा क्या होता है, बोलो जल्दी, कोलिजन। अब कोलिजन से क्या होता है, दो तरह के कोलिजन होते हैं, कुछ प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर सिमेट्री के साथ, और कुछ इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन और इम्प्रॉपर सिमेट्री के साथ। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही कोलिजन होना चालू हुआ, बॉन्ड में क्या आ गई, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आ गई। क्या आ गई, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। अब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आई, उससे बॉन्ड की लेंथ क्या कर गई, बढ़ गई। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, मास बढ़ रहा है, थोड़ा ही सही लेकिन बढ़ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के मास बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, और भारी हो जाता है तो उतना प्रॉपर कोलिजन, और अगर हम बात करें प्रॉपर ओरिएंटेशन या प्रॉपर सिमेट्री के साथ टकराव नहीं हो पाता है। टकराव ना हो पाने की वजह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ने की वजह से लेंथ नहीं बढ़ा। तो अगर हम बात करें कि दुनिया का कोई बॉन्ड हो, सबसे पहली चीज क्या होता है, उसके अंदर वाइब्रेशन, देन क्या होता है, कोलिजन, एंड फाइनली उसकी क्या बढ़ती है, उससे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से उसके लेंथ पे क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। वो लेंथ बड़ी होती है उसी अनुसार, और वो लेंथ छोटी होती है उसी अनुसार। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम बात करें सिंगल बॉन्ड की, तो यहां दो ही इलेक्ट्रॉन है, वाइब्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, कोलिजन क्या होता है, ज्यादा होता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, एंड लेंथ क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ये रीजन होता है। और ये मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक में काम आएगा, बॉन्ड लेंथ के सवाल आते हैं। बॉन्ड लेंथ के सवाल कहां आते हैं, रेजोनेंस में आते हैं, हाइपर कंजुगेशन में आते हैं, और वहां पे लेंथ के ऊपर सवाल पूछेगा, तो वहां फैल मत जाना। सबसे पहली चीज वाइब्रेशन होता है, देन क्या होता है, कोलिजन। कोलिजन की वजह से बढ़ती क्या है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। क्या बढ़ती है, बोलो जल्दी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। बॉन्ड होता है, बॉन्ड में सबसे पहले वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के बाद कोलिजन, कोलिजन से क्या बढ़ा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से किस पे फर्क पड़ा, सीधा सीधा लेंथ पर। कौन सी लेंथ पर, बॉन्ड लेंथ पर। कौन सी लेंथ पर, बॉन्ड लेंथ पे। यानी कि सबसे लंबा बॉन्ड कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं, ये कार्बन के रेस्पेक्ट में सब कुछ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन पार्शियल डबल, कार्बन डबल, कार्बन ट्रिपल। नाउ व्हाट इज दिस, ये बॉन्ड है क्या। आइए इस स्ट्रक्चर को जरा गौर से समझते हैं। अगर मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाया, मैंने कहा ये स्ट्रक्चर देखिए, मैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक से इसको उठा रहा हूं ताकि आपको वहीं वाला फिलर ज्यादा आए तो बेहतर है। अब आप समझिएगा, यहां पे अगर मैं बात करूं, हर जगह कौन बैठा है, सच कहूं तो करीना, 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 करीना। कार्बन 6 के 6 पोजीशन पे बैठा हुआ नजर आता है, और सच कहें साहब तो यहां पे एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड नजर आया। क्योंकि करीना ने इस जन्म में कितने बॉन्ड बनाने की कसम खा रखी है, 4। कितने बॉन्ड बनाने की, 4। दैट इज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। आपने न जाने कितनी बार सुना है कि कार्बन इस जन्म में कसम खा के आया कि कितने बॉन्ड बनाऊंगा, मिनिमम 4। बहरहाल अगर हम देखने की कोशिश करें, आजू में 2 बॉन्ड नजर आता है, बाजू में 1 बॉन्ड नजर आता है, कमी कितने बॉन्ड की नजर आई, 1। ऐसा एक कार्बन के साथ है या सारे कार्बन के साथ, तो जवाब है सारे कार्बन के साथ। जूम करके अगर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा दिखाऊं साहब, तो यहां बैठा हुआ नजर आता है हाइड्रोजन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इस पोजीशन पे बैठा हुआ है, ये ऐसी 5 पोजीशन पे बैठा रहता है। अगर मैं आपसे बोलूं, जरा गौर से मुझे सोच के बताइएगा कि मैं कहूं ये क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, जोर से बताइएगा, ये क्या है। अगर मैं पूछूं ये क्या है, तो आप क्या आंसर देंगे, क्या आंसर देंगे, बेंजीन। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप सरासर गलत हैं। आप जरा गौर से सुनिएगा, अगर ये बेंजीन है तो आप मुझे ये बताइए ये क्या है फिर, ये मुझे बताइए ये क्या है फिर। अगर ये बेंजीन है तो फिर ये क्या है। अच्छा गजब, एक ही कंपाउंड के 2 मतलब स्ट्रक्चर, गजब बात कर रहे हो यार। अच्छा अगर ये बेंजीन है और ये भी बेंजीन है, तो आप मुझे फिर ये बताइए ये क्या है। अब बताइए क्या है। तो बेंजीन ये है कि ये है कि ये है। गजब हाल है यार, मतलब हद है। 3 स्ट्रक्चर, वो भी 3 अलग अलग स्ट्रक्चर। सर हाउ यू कैन से दैट 3 अलग अलग स्ट्रक्चर। अब अभी प्रूफ कर दूं, ले कार्बन 1 मान, कार्बन 2 मान, 1 मान 2 मान, अरे 3 मान, आगे मान 4, 3 मान 4 मान। अब बता, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहां पे बताना कार्बन 1 और कार्बन 2 क्या बना रहे हैं, बताना जरा भाई। कार्बन 1 और कार्बन 2 क्या बना रहे हैं, डबल। और उधर जा रहे हो तो क्या बना रहे हैं, सिंगल। गजब हाल है यार। अगर मैं बात करूं ओवरऑल मॉलिक्यूल छोड़ो, इसकी लेंथ बड़ी या इसकी लेंथ बड़ी, बताना जरा। को किसकी लेंथ बड़ी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की।
अरे हाँ ना बोलो भाई। और यहां आते हो तो ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, और कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में तो पार्शियल डबल आ रहा है। गजब हाल कर रहे हो यार। फिजिकल प्रॉपर्टी तो यही बदलती हुई नजर आ गई मुझे। When the properties of a molecule, माता रानी एनसीईआरटी गीता बाइबल की लाइन है, when the properties of a molecule, बेंजीन अगर एक मॉलिक्यूल मानो, when the properties of a molecule cannot be defined by single Lewis dot structure, when the properties of a molecule cannot be defined by single Lewis dot structure, even sometime we draw more than one Lewis dot structure. When the properties of a molecule cannot be defined by single Lewis dot structure, even sometime we draw more than one Lewis dot structure, that all structure are known as canonical structure, contributing structure, or resonating structure, while the resonance hybrid, which explain almost all the physical as well as chemical property of a molecule, is real in nature. माता रानी की exactly ये लाइन है क्या? When the properties, बेंजीन को डिफाइन करने का पहला बॉन्ड देखा, अरे अनसैचुरेशन नजर आ रहा है यार, अनसैचुरेशन होता नहीं है। बेंजीन नेवर गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, दिमाग में बिठा के रख लेना, नीट का न जाने कितनी बार सवाल है ये। बेंजीन नेवर गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, बेंजीन जो होता है वो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कभी नहीं देता है। बेंजीन नेवर गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, मैं ये बात कह रहा हूं, बेंजीन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता है, नहीं देता है मेरे भाई, नहीं देता है, याद रखना। बेंजीन नेवर गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, बहुत बार उम्दा सवाल बन चुका है ये नीट का। बेंजीन नेवर गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन यार, उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से, उसकी DU 4 होने की वजह से, अरे हाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की मैं बात कर रहा हूं, हाँ मैं बात कर रहा हूं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, जिसे IHD के नाम से भी आप लोग जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस की, जिसको DBE के नाम से भी आप जानते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। इसके अंदर है डबल बॉन्ड, आता है DU 4, लेकिन बेंजीन नेवर गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, बेंजीन कभी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता है। बात आती है कि यहां कार्बन 1 कार्बन 2 को देखो सर डबल नजर आया, अरे यार अनसैचुरेटेड, मैं एक बात कह रहा हूं नॉर्मल बताओ, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? जवाब चीख के निकलेगा अनसैचुरेटेड है सर। अच्छा वहां बोल तो बता, तो ये क्या है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, भिखारी को जिसको भीख मांगने की हमेशा से आदत हो, उसे केमिस्ट्री की दुनिया में कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। साहब कोई पूछे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, राह चलते कहना जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बॉन्ड बनाए उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे भाई लेकर बॉन्ड बनाए, कोई पूछे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, एक लाइन में कहना जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बॉन्ड बनाए वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर बॉन्ड बनाए उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। जी हाँ साहब, उसी न्यूक्लियोफाइल को इनऑर्गेनिक में आके आप लिगेंड कह देते हैं। जी हाँ, कोऑर्डिनेशन के अंदर आप कहते हैं वही न्यूक्लियोफाइल जिसे आप आज तक ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल बोलते आए थे, वही कोऑर्डिनेशन के अंदर आने के बाद उसका नाम बदल जाता है, नाम क्या बन जाता है, लिगेंड। अब जरा गौर से सुनिएगा, इसके अंदर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक कमजोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, क्या बोला मैंने, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक कमजोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, क्या बोला बताओ फटाफट। ओ भाई साहब, ओ हे खड़ा हो, तो खड़ा हो, खड़ा हो, तुझे चश्मा, तुझे, हाँ बता, खड़ा हो, उस सर्कल को क्या बोलते हैं बताना जरा, जो बेंजीन के अंदर बना हुआ है, हाँ हाँ, रेडिशन, ट्रांजिशन स्टेट होता है, ट्रांजिशन स्टेट, उस सर्कल को नाम क्या देते हैं, और ट्रांजिशन स्टेट है वो, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में अंतर क्या होता है, अच्छा एनर्जी कम होती है, तो अच्छा सेम होती है, तो एक बात तो हर रिएक्शन के अंदर ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट तो बनने चाहिए, फिर तो इंटरमीडिएट तो बनता है, कहां बनता है SN2 रिएक्शन के अंदर बताना जरा, E2 के अंदर कहां बनता है बताना जरा, नहीं पढ़े हो तो मुहवा नीचे करके कहा बैठे हुए हो, फोटो तो लाए हो वहां देख रहे हो, इडियट। अरे सुन लो भाई, वहां पे भी जाके ढंग से नहीं आना है। इधर देखो, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहां पे ये कैसा बॉन्ड है, डबल है या सिंगल है, पहले ये बताओ। ये वाला बॉन्ड कैसा है ये पहले बताना, इसकी प्रॉपर्टी बताओ, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं तो इसकी प्रॉपर्टी बताना जरा, इसकी प्रॉपर्टी बताओ, ये अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है, और ये क्या है,
अब एक बात मुझे बताओ, ये अगर सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में यही अंतर आ गया या नहीं आ गया? किसकी लेंथ बढ़ी? उसकी लेंथ बढ़ी या इसकी लेंथ बढ़ी? तो ये दोनों सेम स्ट्रक्चर कैसे हुए? यहां आ जाओ, कार्बन 2 और कार्बन 3 में आ जाओ, ये बताओ इसकी लेंथ ये वाली बढ़ी या इसकी लेंथ ये वाली बढ़ी? कौन सी बढ़ी? अगर ये वाली बढ़ी है तो ये मुझे बताओ कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी में वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो ये दोनों सेम कैसे हुए भाई? ये दोनों सेम कैसे हुए, पहले ये मुझे बताओ। तो ये बता, अगर बेंजीन की बात की जाए तो ये स्ट्रक्चर रियल या ये? तो कहेगा दोनों नहीं। सर ये वाला रियल है, कैसे प्रूफ करिए? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में ये जो सर्कल है, इस सर्कल का नाम होता है रॉबिन्सन सर्कल। क्या नाम होता है? रॉबिन्सन सर्कल। क्या होता है? रॉबिन्सन सर्कल। ट्रांजिशन स्टेट कभी गलती से बोल मत देना। ये क्या बता रहा है? कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब वो भी मैं बताऊंगा, कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या है वो छोड़ दो, बस तुम बस ऐसे समझो, इस सर्कल को कहा जाता है रॉबिन्सन सर्कल। ये क्या बताता है क्या नहीं बताता, हटाओ वो सारी बातें किनारे की हैं। सुनना जरा गौर से। ये कह रहा था कि मेरी बॉन्ड लेंथ छोटी है, वो कह रहा था मेरी बड़ी है। फिर अगले बॉन्ड में गए, ये कह रहा है मेरी छोटी है, ये कह रहा है मेरी बड़ी है। दोनों कॉन्ट्रोवर्शियल बातें कर रहे हैं यार। अब जरा गौर से सुनना। इसके पास गए, मैंने बोला कार्बन 1 कार्बन 2 में क्या है? कहता है पार्शियल डबल है। मैंने कहा कार्बन 2 और कार्बन 3 में क्या है? कहता है पार्शियल डबल है। मैंने कहा कार्बन 3 और कार्बन 4 में क्या है? कहता है पार्शियल डबल है। मैंने कहा कार्बन 4 और कार्बन 5 में क्या है? कहता है पार्शियल डबल है। मैंने कहा कार्बन 5 और कार्बन 6 में क्या है? कहता है पार्शियल डबल है। कार्बन 6 और कार्बन 1 में क्या है? पार्शियल डबल है। हर जगह क्या है आपका? पार्शियल डबल है। यानी कि एक बात बताओ कि अगर मुझे लेंथ नापनी हो बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर, तो मैं इन दोनों स्ट्रक्चर पे जाऊंगा या तीसरे पे जाऊंगा? तो विच वन इज रियल इन नेचर? बाकी दोनों क्या लग रहे हैं? केवल और केवल एक साजिश। अरे हाँ ना बोलो भाई। इसीलिए इनको कहा जाता है, इनको कभी मत कहना ये बेंजीन के स्ट्रक्चर हैं, इनको हमेशा कहना दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलोगे? बोलो जल्दी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। या फिर इसे ही क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी। कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। या फिर इसे ही क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तीनों एनसीईआरटी में दिए गए हैं। These all structure are resonating structure, contributing structure, canonical structure। और इसे अपन क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी। रेजोनेंस हाइब्रिड। जो कि कैसा होता है नेचर में? रियल होता है। कैसा होता है? बोलो जल्दी। रियल। कैसा होता है? रियल। और अगर हम बात करें इनकी, ये कैसे होते हैं? तो ये हाइपोथेटिकल होते हैं। कैसे होते हैं? हाइपोथेटिकल। कैसे होते हैं? हाइपोथेटिकल। सच कहें तो इनका कोई वजूद नहीं पाया गया है अभी तक। यानी कि अगर मैं बात करूं, सुनना जरा गौर से, एक और बात सुनना, साइन का बहुत बड़ा मैटर करता है रेजोनेंस में, बहुत मैटर करेगा साइन। दोस्त आपको किस किस तरह के साइन देखने को मिलेंगे? आपको ऐसा साइन जब भी देखने को मिले, समझ जाना ये साइन तभी लगता है जब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो। क्या लगता है? बोलो जल्दी। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो। यानी इन दोनों के बीच में, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या हाइब्रिड है? पहले ये बताओ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इनके बीच में साइन कैसा लगेगा? ऐसा। और जब भी हाइब्रिड रिप्रेजेंट करना हो, जब भी हाइब्रिड रिप्रेजेंट करना हो, वहां ऐसा साइन लगता है। हाइब्रिड को दिखाने के लिए, किसको दिखाने के लिए? हाइब्रिड। हमेशा रेजोनेंस हाइब्रिड को दिखाने के लिए कैसा स्ट्रक्चर यूज होगा? तो कैसा यूज होगा? ऐसा यूज होगा। यानी कि ये क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये साइन क्या बता रही है? ये दोनों क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपको और भी बता देता हूं, आपको एक साइन और देखने को मिलेगा, ऐसा साइन देखने को मिलेगा। आईटीजेई का ये सवाल रह चुका है 2003 का। मेरे भाई ये क्या बताता है? इसको कहा जाता है वन फिश हुक एरो। क्या बोला जाता है? वन फिश हुक एरो। क्या बोला जाता है? वन फिश हुक एरो। ये क्या बताता है? मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बताता है। क्या बताता है? मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ऐसे समझो, ऐसे समझो। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं तो यहां पे जरा गौर से मेरी बात सुनो। यहां पे अगर ये मान लो एरो ऐसे लग गया, इसका मतलब क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बता रहा है? दो। लेकिन अगर मान लो ये ना लग के, ये ना लग के, सिर्फ ये लगा, ये लगा, ये लगा, इसका मतलब क्या है? ये किसको बता रहा है? मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और इसको क्या बोलते हैं? वन फिश हुक एरो। क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी। वन फिश हुक एरो। क्या बोलते हैं? वन फिश हुक एरो। एनसीईआरटी की लाइन है। इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसको भी क्या बोल सकते हो? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। सुनना एनसीईआरटी की लाइन, व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिफाइंड बाय सिंगल लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इवन समटाइम, यानी कि एक से ज्यादा भी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लें, इवन समटाइम वी ड्रॉ मोर देन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या वन लेविस डॉट स्ट्रक्चर, दैट ऑल स्ट्रक्चर आर नोन एज, यानी सम टाइम हम एक से ज्यादा लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी प्रॉपर्टीज, किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, बट दैट ऑल स्ट्रक्चर आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, which are hypothetical in nature.
while the resonance hybrid, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जबकि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, while the resonance hybrid, जबकि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, कैन एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन कर सकता है ऑलमोस्ट, मतलब यानी कि लगभग, नॉट वो बोल रहा है कि ऑलवेज सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेगा, वो क्या बोल रहा है, कैन एक्सप्लेन ऑलमोस्ट ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड दैट इज व्हाई इट इज रियल इन नेचर। और ये क्या होता है, रियल होता है। और ये दोनों क्या होते हैं, ये लोग हाइपोथेटिकल। दो तरह की बातें की जाएंगी, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एक रेजोनेंस हाइब्रिड। रियल कौन होता है नेचर में, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये क्या होता है, ये हाइपोथेटिकल है सिर्फ। समझ रहे हो मेरी बात को। अब इसी के तर्ज पे हाजिर है कुछ इनऑर्गेनिक के सवाल। देखो रेजोनेंस कितनी तरह का होगा, रेजोनेंस टोटल अगर हम बात करें 7 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 7। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, और क्या होता है सर, अल्फा रेजो होता है। क्या होता है, अल्फा रेजो। क्या होता है, अल्फा रेजो। और क्या होता है सर, तो और होता है वेकेंट डी रेजो। क्या होता है, वेकेंट डी रेजो। रेजोनेंस कितने तरह का है, 7। कितने तरह का है, ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में कितने तरह का है, 7। कितने तरह का है, 7। डबल सिंगल पॉजिटिव, क्या होता है, डबल सिंगल पॉजिटिव। एक क्या होता है, डबल सिंगल नेगेटिव। क्या होता है, डबल सिंगल नेगेटिव। उसके बाद क्या होता है, डबल सिंगल फ्री रेडिकल। क्या होता है, डबल सिंगल फ्री रेडिकल। उसके बाद क्या होता है, डबल सिंगल लोन पेयर। क्या होता है, डबल सिंगल लोन पेयर। उसके बाद क्या होता है, डबल सिंगल डबल। कौन सा होता है, डबल सिंगल डबल। पहले बोला नहीं था मैंने, चलो वापस रिपीट कर नंबर पे। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, अल्फा रेजो, और एक होता है वेकेंट डी रेजो। व्हाट इज दिस अल्फा रेजो एंड व्हाट इज दिस वेकेंट डी रेजो। मेरे भाई जरा गौर से सुनिएगा, है? अगर हम बात करें यहां पे, जरा गौर से सुनिए। सबसे पहली चीज मैं तुमसे बात करता हूं, रेजोनेंस में सिस्टम कितने तरह के होते हैं। सिस्टम दरअसल 3 तरह के होते हैं, सुनना ढंग से। कितने तरह के सिस्टम होते हैं, 3 टाइप्स के। ढंग से सुन लो भाई, यहां से लेके वहां तक बहुत काम आएगा, मैं तुमको पहले बता दे रहा हूं, फिर जाके रोना मत। इधर सुनो, 3 टाइप्स, इधर भी बता रहा हूं, उधर सर भी पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। 3 टाइप्स, यहां पे जरा गौर से सुनो। और ये मान के चलो, इससे एक सवाल आना तय है, हर साल पेपर में आएगा ही आएगा। रेजोनेंस वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेजोनेंस नहीं आया ना तो ये मान लो ऑर्गेनिक नहीं आएगी तुमको। यहां पे जरा गौर से देखो, 3 टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो 3 टाइप्स के सिस्टम होते हैं। कितने तरह के सिस्टम होते हैं, 3। एक कौन सा होता है, एक होता है कॉन्जुगेटेड। एक कौन सा होता है दोस्त, कॉन्जुगेटेड। एक कौन सा होता है, कॉन्जुगेटेड। एक कौन सा होता है, क्यूमिलेटेड। क्या होता है, बोलो जल्दी, क्यूमिलेटेड। कौन सा होता है, क्यूमिलेटेड। और एक कौन सा होता है, आइसोलेटेड। कौन सा होता है, बोलो दोस्त, आइसोलेटेड। कौन सा होता है, आइसोलेटेड। 3 तरह के सिस्टम होते हैं, एक कॉन्जुगेटेड, क्यूमिलेटेड, आइसोलेटेड। अब अगर बात करें सर सिस्टम में, पहले बताओ तो सही है क्या ये मेरे भाई। मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कॉन्टिन्यूअसली आना दिखने लगे तुम्हें। कॉन्टिन्यूअसली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है। क्या आ रहा है, बोलो जल्दी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या आ रहा है, बोलो जल्दी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कॉन्टिन्यूअसली तुमको क्या दिख रहा है, लगातार क्या दिख रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ऐसे केस में इसको कहा जाता है क्यूमिलीन्स। क्या बोला जाता है, क्यूमिलीन्स। क्या बोला जाता है, क्यूमिलीन्स। और इस सिस्टम को नाम क्या दिया जाता है, क्यूमिलेटेड। क्या यहां रेजोनेंस चलता है, आंसर है नहीं, नहीं चलता है यहां रेजोनेंस। अब दूसरी बात पे आते हैं, आइसोलेटेड क्या है मेरे भाई। आइसोलेटेड समझना, मान लो कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। क्या है, बोलो जल्दी, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का मतलब क्या हुआ, वो आजू बाजू में सिंगल बॉन्ड बनाएगा या डबल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा या डबल बॉन्ड बनाएगा। ये बताओ, वो सिंगल बनाएगा या वो डबल बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। समझना, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के बगल में अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बैठ जाए, क्या बोला मैंने, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के बगल में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बैठ जाए। कौन बैठ जाए, sp2। क्या बैठ जाए, sp2। कहां बैठे, आजू में भी और बाजू में भी, आजू में भी और बाजू में भी। ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है और यहां पे भी रेजोनेंस नहीं चलता। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया सर तो भी नहीं चलेगा, एक एक छोड़ के आया सर तो भी नहीं चलेगा। व्हाट इज दिस कॉन्जुगेटेड सिस्टम मेरे भाई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर एक बॉन्ड छोड़ा, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर एक बॉन्ड छोड़ा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन।
डबल सिंगल 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 डबल। अल्टरनेट पोजीशन पे जब डबल बॉन्ड आना शुरू हो जाए तो हम उससे ऐसे सिस्टम को कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और रेजोनेंस सिर्फ यहीं चलता है। रेजोनेंस जो है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर चलता है, आइसोलेटेड के अंदर नहीं चलता है डबल बॉन्ड के साथ। अगर हम बात करें क्यूमुलेटेड के अंदर नहीं चलता है डबल बॉन्ड के साथ। लेकिन अगर हम बात करें डबल बॉन्ड के साथ कहीं रेजोनेंस चलता है तो वो कहां चलता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट पोजीशन पर। एक कॉन्जुगेट अलग होता है, वो कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड अलग चीज है। वो कॉन्जुगेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? डिफर बाई वन यूनिट, डिफर बाई वन यूनिट। अब कॉन्जुगेट बेस बोल देते हो तो आप क्या देते हो? डिफर बाई H प्लस, वन H प्लस यूनिट। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो आप कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस क्या लेते हो? मैं कह रहा हूं डिफर बाई अ बॉन्ड कैन ऑल्सो बी नोन एज, कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। अब सुनना जरा गौर से, मेरी बात को सुनना। अगर मैं तुमको तरीके से इसका फील दिलाऊं तो सुनो। अगर तुम जरा गौर से सुनना, एक बात मुझे बताओ कि जो पाई बॉन्ड बनता है वो प्योर ऑर्बिटल से बनता है या हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है? पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है या लोन पेयर रखने के काम आता है? लिखो कॉपी के अंदर। हाइब्रिड ऑर्बिटल का उपयोग हाइब्रिडाइजेशन की कॉपी छत पे ही जाके लिखो, वहीं पे लिखो हाइब्रिड ऑर्बिटल का उपयोग, 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 हाइब्रिड ऑर्बिटल का उपयोग केवल और केवल, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड बनाने, सिग्मा बॉन्ड बनाने, सिग्मा बॉन्ड बनाने, सिग्मा बॉन्ड बनाने, सिग्मा बॉन्ड बनाने या लोन पेयर, या लोन पेयर, या लोन पेयर, या लोन पेयर रखने के लिए किया जाता है। सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए या लोन पेयर रखने के लिए यूज किया जाता है। सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए या लोन पेयर रखने के लिए यूज किया जाता है। सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए या लोन पेयर रखने के लिए यूज किया जाता है। सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए या लोन पेयर रखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। पाई बॉन्ड, अगला पॉइंट लिखोगे, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड हमेशा, हमेशा, पाई बॉन्ड हमेशा प्योर ऑर्बिटल से बनता है, प्योर ऑर्बिटल से बनता है। पाई बॉन्ड हमेशा प्योर ऑर्बिटल से बनता है। पाई बॉन्ड हमेशा प्योर ऑर्बिटल से बनता है। पाई बॉन्ड हमेशा प्योर ऑर्बिटल से। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे देखो, देखो भाई देखो, अगर मैं तुमसे कार्बन की बात करता हूं, ये कार्बन है, 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 एक मिनट, ये कार्बन है, ये कार्बन है। सुनना जरा गौर से, यहां पे स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा फैला के दिखाया है, सुनना जरा गौर से। कार्बन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना रखे हैं तुम मुझे बताओ? आजू में, बाजू में, सिग्मा बॉन्ड पहले काउंट करते हैं, 1 2 और एक किसके साथ? हाइड्रोजन। जो मैंने छुपा रखा है वो मैंने अभी दिखाया नहीं है किसी को। यहां एक हाइड्रोजन है, 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 यहां एक हाइड्रोजन है। कितने बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन ने ऑलरेडी? 3 बॉन्ड। यानी एक एस खत्म कर दिया, एक पी खत्म कर दिया दूसरा बॉन्ड बनाने के लिए, और तीसरा बॉन्ड बनाने के लिए एक और पी खत्म कर दिया। कार्बन कौन से पीरियड का एलिमेंट है ये मुझे बताओ? सेकेंड पीरियड में क्या होता है? एक एस और क्या होता है? 3 पी। एस उसने खत्म कर दिया, पहला सिग्मा मान लो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, एस खत्म हो गया, ऐसे सोचते हैं। आजू वाला बॉन्ड बनाने के लिए पी खत्म कर दिया भाई ने, बाजू वाला बॉन्ड बनाने के लिए दूसरा पी, बचा क्या इसके पास? एक पी। क्या सारे कार्बन के साथ यही सिचुएशन है या नहीं है? मान लो मैंने कहा कि इनके पास जो पी बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? इन भाई साहब के पास पी, इन भाई साहब के पास पी, इनके पास पी बचा हुआ है, इनके पास पी बचा हुआ है। सुनना जरा गौर से, सबके पास क्या बचा हुआ है? पी बचा हुआ है। तो इनके पास क्या बचा हुआ है? पी। इनके पास भी क्या बचा हुआ है? पी। इनके पास भी क्या बचा हुआ है? पी। अब सुनना जरा गौर से, मेरी बात को सुनना। एक्चुअल में अगर सारे लोग देखना, ये क्या है? सारे लोग करो, सब लोग करेंगे मेरे साथ। ये क्या है बोलो जल्दी? कार्बन। क्या है बोल जल्दी? कार्बन। ऐसे नहीं हिलाना है, गजब हाल है यार, कर रहे हैं जैसे वैसे करो ना भाई। ये क्या है बोलो जल्दी? कार्बन।
क्या है बोलो जल्दी, बोल क्या है, ये क्या है, कौन सा कचिया मारे हो सुबह सुबह, इधर देखो, सुनो इधर देखो, इधर से देखो, ये क्या है बोलो भाई, कार्बन, बोल क्या है, 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 फिर से सुनना, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सुनो सुनो सुनो, इधर देखना जरा गौर से, ये क्या है बोलो जल्दी, कार्बन, बोल 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 बोल, ऊपर क्या दिख रहा है, प्योर पी, बोल क्या दिख रहा है, 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 पीछे वाला भैया तुमको नासा से न्योता भिजवाए यार, करो फटाफट, पैसा दिए हो यार पूरा वेदांतु को, वसूलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं जरा गौर से देखो, यहाँ पे भी क्या है, प्योर पी, सुनना जरा गौर से फिर से, सारे लोग करो, सारे लोग फटाफट फटाफट, अबे मजा तो लो, ये क्या है, करीना, फीले ले लो, क्या है करीना, बोल क्या है, बोल क्या है, बोल 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 बोल, पक्की बात है, सबने अपने 3-3 ऑर्बिटल खर्च कर दिए, बोल, अरे पी ना, शुगर फ्री का प्रचार हर समय देखोगे चाचा, अरे सुनो तो सही भाई, ये क्या है, पी, ये क्या है, ये क्या है, बोल बोल बोल, अब सुनना, या तो ये ऊपर से ओवरलैपिंग हो जाए, या तो ये नीचे से हो जाए, नीचे वाला या तो मिल जाए, या तो ऊपर वाला मिल जाए, क्या मिल जाए सर, ई दोनों ई दोनों ई दोनों मिल जाए, या तो ई दोनों, समझ रहा हो मेरी बात को, या फिर ये दोनों मिलते हैं, दोनों मत मिला देना सर, ऊपर से भी मिला दो नीचे से भी मिला दो, समझे अंकल, अगर पता चला इन दोनों को मिलाओ या फिर इन दोनों को मिलाओ, इधर सुनो, बहुत भारी कंफ्यूजन में आधी जनता रहती है, पूरा नीट निकल जाता है, एमएससी बीएससी लोगों को निकल जाती है, यही नहीं पता चलता है क्यों है, निकलने से मतलब नहीं है, लेकिन भाई तुम्हारे कंसेप्ट से भी तो मतलब है, कहीं जाओगे गरियाए जाओगे, तो बेहतर है पहले सुन लो यार, इज्जत प्यारी नहीं है तुमको, इधर देखो, इधर सुनो सुनो, नहीं नहीं भाई नीट निकलता नहीं है उनका, नीट उनसे निकलता है, तुम क्या समझे नीट निकल जाता है, गजब हाल है, हाफ गर्लफ्रेंड है पूरी ऑर्गेनिक, थोड़ा सा भी नहीं मनाए तो रूठ जाएगी, याद रखो, यहाँ पे यहाँ पे सुनो, अब बीच बीच में पानी भी निकलवाती रहेगी, इधर आओ, समझ रहे हो, एनर्जी भी निकलवाती है पूरी, इधर सुनो, यहाँ पे देखो, कंडेंसेशन यहाँ पढ़ने को मिलता है, एडिशन यहाँ पढ़ने को मिलता है, पॉलीमराइजेशन यहाँ पढ़ने को मिलता है, तुम कैसी बात कर रहे हो, या तो ये वाला लोब मिलेगा या तो ये वाला, तो सर मान लो एक लोब मिल गया, तो नीचवा वाला लोब कहां जाएगा, लटका रहेगा, नहीं, अरे यार तुम लोग सुनो यार, सुनो क्या होता है, दरअसल तुमने कभी गुब्बारा देखा है, गुब्बारा, अच्छा उसमें हवा भरा है, हवा, हवा भरे हो, नहीं भरे हो, मेला जाना इस बार, गुब्बारा खरीदना, हवा भरना, अब एक काम करना, गुब्बारे को मोड़ देना बीच से, समझ रहा मेरी बात को, अब यार तुम लोग ऐसे करोगे मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, मतलब ठीक है तुम जो सोच रहे हो सोचो तुम, ठीक है, लेकिन मुझे बता लेने तो तुम उसमें और गहरा फील लो, ठीक है, सुनो जरा गौर से, अरे यार सुन तो, चुप, अब अगर कौन बोला मैं भगा दूंगा बाहर, चुप पहले, अरे मुस्कुराओ हंसो सब कुछ करो, लेकिन समझो भी तो, आगे का सुनोगे नहीं वहीं अटके रहोगे, वाह सर वाह सर, पकड़ के ना एक काम करना, गुब्बारा लाना, अब मोड़ देना, मोड़ दिए, अरे हाँ ना, पक्का, फील लो, अब सारे लोग करो करो, अब अगर मान लो फोर्स एक्सर्ट करोगे, यानी कि अगर इधर से दबाओगे तो उधर एयर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा नहीं, समझना समझना, पहले दोनों की साइज ये थी, मैंने इधर से प्रेशराइज करना चालू किया चालू किया चालू किया चालू किया चालू किया चालू किया, अरे हाँ ना बोल भाई, भाग यार, यार ये मत करो बेटा, तुमको भी
गुब्बारा ही है ना भाई, मतलब बलून ही है ना वो। इधर सुनो सुनो सुनो, क्या यार, मैं नहीं बताऊंगा फिर, हल्ला मत मचाओ, सुनो अगवा बढ़ने दो चाचा। पीछे वाले ज्यादा गर्मा रहे हैं यार, मैं पशुओं के डॉक्टर को बुला लूंगा, याद रख लेना, वेटनरी वाले को। इधर सुनो, जैसे ही इधर से प्रेशराइज किया तुमने, एयर प्रेशर जिस रीजन में बढ़ेगा उधर का जो साइज है वो क्या होगा, बड़ा होगा। अब सुनना जरा गौर से, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन इन दोनों लोब में होता है, वो कहीं भी हो सकता है पूरे लोब में। अब मान लो जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल गई उधर वाला ऑर्बिटल बड़ा हो जाएगा, आई वाला ऑर्बिटल छोटा हो जाएगा, छोटा छोटा छोटू सा। कभी भी तुमने देखा होगा जब भी बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे हमेशा बनाते हैं। मान लो इधर से, अगर इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दबा के उधर फेंक दिया जाए तो ये यही वाला ऑर्बिटल कैसे दिखने लगेगा, ऐसे दिखने लगेगा। अब एक लोब को कहा जाता है बीएमओ, आगे चल के पता चलेगा क्या बोला जाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है, और एक को क्या बोला जाता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मेरी बात समझ में आई या नहीं है। तो अगर ऊपर वाले लोब से बॉन्ड बना तो ऊपर वाला लोब तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला लोब उतना ही खिंच के छोटा भी तो होगा। तो नीचे वाला क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अबे कोई भी आता है ना इसी में इलेक्ट्रॉन देता है तभी बॉन्ड टूटता है भाई। कोई भी आ जाए ना, एंटी बॉन्डिंग के जरिए भगवान ने तुमको बॉन्ड बनाना सिखाया, एंटी के जरिए तोड़ना सिखाया। पॉजिटिव दिया तो नेगेटिव दिया, अच्छा दिया तो बुरा दिया, महिला दिया तो पुरुष दिया। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिया तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिया। बोला क्या बॉन्डिंग के जरिए तुम बॉन्ड बना सकते हो, लो एंटी के जरिए तुम आज के बाद बॉन्ड तोड़ सकते हो। तो एंटी का क्या काम है, आंटी नहीं बोल रहा हूं मैं, एंटी का आधे लोग इमेजिन करके बैठे हो आंटी। इधर सुनो, कोई भरोसा नहीं तुम्हारा भाई, हॉस्टलर्स हो तुम सबके सब। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, समझ रहा हूं मेरी बात को। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जरिए बॉन्ड तोड़ा जाता है। कोई अगर स्पीसीज आती है उसको इलेक्ट्रॉन देने का मन है तो वो बॉन्डिंग में नहीं देने जाएगी, अब वो हमेशा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देती है। आगे चल के एक फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है बीएमओ माइनस एबीएमओ डिवाइडेड बाई 2। अगर बीएमओ में मान लो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, एबीएमओ में 0, 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, बॉन्ड कितना बना, 2 इलेक्ट्रॉन लगने से कितने बॉन्ड बनते हैं, अबे 2 इलेक्ट्रॉन लगने से कितने बॉन्ड, 1। अगर मान लो एंटी बॉन्डिंग में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ले जाके इसके भर दिया, लेट सपोज 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2 माइनस 2 कितना हो गया, जितना बॉन्डिंग में था उतना ही किसमें डाल दिया, बॉन्ड है या टूट गया। बस यही बात तो बताना है भाई कि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। जितना बीएमओ में इलेक्ट्रॉन है उतना ही एबीएमओ में डाल दोगे तो बॉन्ड कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा, बॉन्ड टूट जाएगा तुरंत। समझ रहा हूं मेरी बात को। तो बॉन्ड बनाने के लिए बीएमओ मिला, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या मिला आपको, एबीएम। अब होता क्या है, सुनना जरा गौर से, यहां पे जैसे ही ये ओवरलैप करेगा, सुनो, मान लो मैं सिर्फ ऊपर वाले प्लेन से दिखा रहा हूं, देखना ये एक प्लेन था मेरा, पूरा पड़ा हुआ प्लेन था, समझ लो, 1 करीना, 2 करीना, 3 करीना, 4 करीना, 5 करीना, 6 करीना। अरे बैठी हुई नजर आ रही है या नहीं, आ रही है या नहीं, करके बताओ सारे लोग, कैसे बैठी हुई नजर आ रही है। 1 करीना, 2 करीना, 3 करीना, 4 करीना, 5 करीना, 6 करीना। अरे आना बोल भाई, 1 2 3 4 5 6, पक्की बात है। ये प्लेन हो गया, समझना, यहां करीना पड़ी हुई है, 1 2 3 4 5 6। अरे हाँ ना बोल भाई, ऊपर नीचे क्या है, कटोरा, ऊपर नीचे क्या है, कटोरा, ऊपर नीचे क्या है, कटोरा, ऊपर नीचे क्या है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, पक्की बात है। या तो ऊपर से मिला दे या तो नीचे से मिला दे। अरे हाँ ना बोल भाई। तो तू सोचता है रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, नहीं चच्चा, सरफेस पे है। समझ रहे हो मेरी बात को, सरफेस पे, समझ रहे हो। वो जो बॉन्ड देखते हो, बॉन्ड देख के आधी जनता इसी में रहती है, सर ये अंदर होता है। अबे अंदर नहीं है, या तो ऊपर है या तो नीचे है। समझ रहा है मेरी बात को, कैसे बनता है सर। मान ली ये 2 कटोरे थे, अरे ये 2 थे ना, 1 करीना 2 करीना, हाँ या ना बोलो, 3 करीना 4 करीना, अरे हाँ ना बोल भाई, 5 करीना 6 करीना, 7 करीना 8 करीना, अरे 7 8 नहीं होता है, ऑर्बिटल। समझ रहा हूं मेरी बात को, 1 2, ठीक है, 3 4, इधर इधर, 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 को 2 बार गिन रहा हूं मैं, ठीक है, 11 12, हाँ या ना, मानते हो या नहीं। अब देखो कैसे कंबाइन हो सकता है, ये इससे कंबाइन हो गया तो ये और ये तो साफ,
बचे कौन? वो वो और वो, हाँ है ना? इनको इनसे मिला दो, इनको इनसे मिला दो, इनको इनसे मिला दो। ये पाई बना कि नहीं बना? डैचू डैचू, एक खत्म, दो खत्म, तीन खत्म, चार खत्म, ये है डैचू डैचू। अरे बोल ना भाई, तो ये क्या बन गया? तीसरा बॉन्ड। अरे हाँ ना, ये नीचे से भी बन सकता था, ये ऊपर से भी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? बोल जल्दी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ऊपर है या नीचे है? अब सुनना, ये है डबल बॉन्ड, ये क्या है? डबल बॉन्ड। ये क्या है? डबल बॉन्ड। ये क्या है? एक, दो, तीन। सुनना जरा गौर से, करीना कितने बॉन्ड बना चुकी है? कितने बॉन्ड? अबे ये कार्बन था, आजू में को बनाया सिंगल, बाजू में को सिंगल बनाया, एगो हाइड्रोजन के साथ गया, एगो क्या बनाया हो चाचा तुम? चार बॉन्ड बना चुके कि नहीं? सुनना 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 सुनना, एक्चुअल में क्या होगा? ये देखिए देखिए देख, डबल बॉन्ड को ऐसे सोचे, ऐसे कहां गया बे? हाँ ये रहा, ये देखिए, ये सुनना, ये डबल बॉन्ड था। कुछ कुछ इमेजिनो कर लो, बाकी तो इमेजिन कर लेते हो। ये देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जैसे ही इधर की तरफ शिफ्ट हुई, सुनना जरा गौर से, फिर से सुनना मेरी बात को, यहां पे सुनो। एक कार्बन था, एक कार्बन था, डबल बॉन्ड इनके बीच में बना हुआ है, लेट सपोज इनके बीच में डबल बॉन्ड, इधर भी इधर इधर डबल बॉन्ड बना हुआ है। अब सुनना जरा गौर से, ये कार्बन कार्बन है, डबल बॉन्ड लेट सपोज इधर की तरफ मूव कर गया। सुनो जरा गौर से, उसने कितने बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे थे? क्या वो चार से ज्यादा बॉन्ड झेल सकती है? अगर उसको झेलना है तो अगला बॉन्ड क्या करना पड़ेगा उसको? और मैंने क्या बोला? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? तो जैसे ही ये टूट के अलग होगा, सुनना, ये वाला बॉन्ड वैसे ही टूट के अलग होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। और वो जैसे ही टूट के अलग होगा, ये वाली करीना भी तो नहीं झेल सकती भाई, तो ये वाला बॉन्ड टूट के अलग होगा। फिर से सुनना, यहां पे जरा गौर से सुनना, फिर से ऐसे सोचो, ऐसे ऐसे। दो लोग निकल के आ जाओ, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे नहीं भाई, अरे नीचे खड़े रहो ना, ऊपर चढ़े, ये ऐसे ऐसे बस बना लो, ऐसे यहाँ खड़े हो ना बस, तुम खड़े हो ना भाई, तुम भी इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ, नहीं 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 तुम इधर आओ, तुम थोड़ा सा, हाँ। अब देखना देखना, तीन लोगों की वो, ये ओके। अब तो नहीं सर, अभी भी नहीं दिख रहा है, वो दिख रहा है मेरे को, तब उसको देखना जरूरी है। नहीं देखेगा समझ में, सुनना जरा गौर से, मेरा पड़ोसी के साथ डबल बॉन्ड बन, तुम लोग भी बनाओ, दूगो बॉन्ड बनाओ, तो दूगो डबल बॉन्ड ही लोग बनाए हुए हैं ना, देखो। चुप, ये देखो दूगो बॉन्ड बनाया ना, थोड़ा ऊपर रख यार, इतना ऊपर नहीं। यस ओके, सुनना जरा गौर से, मेरे और इनके बीच सिंगल बॉन्ड बना है, और इधर से देखना ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर मैं तुमसे बात करता हूं, मान लो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, देखो ये कार्बन का कटोरा, ये कार्बन का कटोरा, फील लेना, ये कार्बन का कटोरा, ये कार्बन का कटोरा, और नीचे ये सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड का मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा, वो तुम फील लो, बस मान लो तुम कि वहां नीचे सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड को मैं दिखा रहा हूं। एक बात बता, एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? दो, मानता है? ये जैसे ही यहां से मूव करेगा, सुनना जरा गौर से, देखना, अगर तू समझ जाएगा मजा आ जाएगा, तेरे को नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा। इधर देख ले, ये जैसे ही यहां से निकला, इस करीना को किस चीज की कमी महसूस होगी? इस करीना को किस चीज की कमी महसूस हो रही? अबे यहां से ये निकला तो किस चीज की कमी महसूस हुई? अबे बॉन्ड किससे बना हुआ है चाचा? तो एक बात बता कि यहां से ये जैसे ही बॉन्ड मूव करेगा, जैसे ही मूव करेगा, उसको किसकी कमी महसूस होगी? सर पे कैसा चार्ज आएगा? अब बताओ, इधर जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई, इकरीना कितने बॉन्ड बना के बैठी हुई है? बोल ना, मैं यहां पे डबल बॉन्ड बनाना चाहता हूं, समझने की कोशिश करो। भाग यहां से, तोड़ बॉन्ड, तोड़ 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 नीचे। अबे दोनों नहीं तोड़ना है बे, अरे बोलो ना भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ना पड़ा, जैसे ही तोड़ेंगे इनको तो देखो इनके बीच पहले बॉन्ड था, दो लोगों का बॉन्ड था, समझने की कोशिश करना, इनके और इनके बीच में बॉन्ड था, बताओ तो ये क्या बिना इलेक्ट्रॉन के बना हुआ था? इलेक्ट्रॉन मिला था ना। इधर से सुनना, करीना के कटोरे में इधर से इस वाले हिस्से से इलेक्ट्रॉन तो आ गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये किसके हिस्से में जाएगा?
वो ऑब्वियस है वो इनके हिस्से में जाएगा भाई। अरे हाँ ना बोलो, फिर से सुनना। जब ये वाले करीना का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इधर आ रहा है, तो ये वाले करीना का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर जाएगा? आगे। और आगे वाले का कहां जाएगा? और आगे। अरे हाँ ना बोलो भाई, बोलो भाई। इनका अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से यहां आ रहा है, तो इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो कहां से कहां जाएगा? आगे जाएगा। और उनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा वो कहां से आगे जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई। मान ले यहां बॉन्ड था, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां आई? यहां पे। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी ये कहां जाएगी? बोलो जल्दी, यहां पे। अरे हाँ ना। और अगर ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कहां जाएगी? यहां पे जाएगी। तो कुल मिला जुला के अगर मैं तुमसे बात करूं, जाओ बैठ जाओ, बस इतना ही काम था तुम्हारा। कुल मिला जुला के अगर मैं तुमसे बात करूं, ये डबल है, ये डबल है, ये डबल है। अब सोचना तुम्हारे लिए थोड़ा इजी होगा। मान लो ये कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 इलेक्ट्रॉन से। और ये कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 इलेक्ट्रॉन से। और ये कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। एक मिनट सुनना यहां पे जरा गौर से, मैं क्या बता रहा था पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। ये देखो यहां पे सुनो जरा गौर से, सुनना। इसमें क्या वो करने वाली बात आ जाती है बे? चुहाड़े हो का एकदम से? यहां पे सुनना, पहले डबल बॉन्ड सुनना। पहले डबल बॉन्ड मान लो इनके और इनके बीच था, ये रहा डबल बॉन्ड। और किसके बीच था? इनके और इनके बीच था। और किसके बीच था? इनके और इनके। सुनना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही छोड़ के इधर की तरफ आएगी, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जैसे ही इसके पास आएगा, सुनना जरा गौर, जैसे ही आया, ये ऑलरेडी कितने बना के बैठा हुआ है? कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ 1, दूसरे वाले उस वाले कार्बन के साथ 2, 3। अरे हाँ ना बोल भाई। और एक क्या बना के बैठा है? पाई 4। और एक और बॉन्ड उधर की तरफ से आ रहा है, जैसे ही ये वाला बॉन्ड इधर से आया। अब एक बात तो, कितने बॉन्ड बनाने पड़ जाएंगे? 5। तो ये क्या कहती है? सुनना जरा गौर से, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके इधर से आ रहा है, तो ये क्या करेगी? अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके इसको रवाना कर देगी। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब जैसे ही रवाना की, सुनना, ऐसे सोचो, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, मान लो ऐसे सोचो, इसने, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ा, इसके सर पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अरे आएगा या नहीं आएगा? इसके सर पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। बोलो हाँ या ना। मान लो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ा, तो यहां कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और यहां कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अरे हाँ ना बोलो। अगर मैं तुमसे बात करूं, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन पेयर कौन छोड़ेगा? आजू वाला छोड़ेगा, बाजू वाला खाएगा। अरे खाएगा या नहीं खाएगा? तो इसमें कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और इन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव किसको देखेगा? नेगेटिव को। ऐसे सोचो, पॉजिटिव किसको देखेगा? नेगेटिव। तो इनके बीच बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? ये मुझे बताओ। अरे बनेगा या नहीं बनेगा? यहां कौन है पॉजिटिव और यहां कौन है नेगेटिव? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पलटी मार के कहां आई? इन दोनों के बीच में आई। बोलो हाँ या ना। तो यहां पे डबल बॉन्ड बना। अब देखो यहां पे, यहां क्या बन रहा है? पॉजिटिव, और यहां क्या बन रहा है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव देख के आपस में एक दूसरे को मुस्कुराएंगे, और यहां पे भी क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। अब देखो होता क्या है, जो डबल बॉन्ड पहले यहां था अब वो यहां नहीं है, और जो पहले सिंगल बॉन्ड यहां था अब वो यहां नहीं है। अगर ढंग से तुम देखोगे तो होता क्या है, ये मूवमेंट जो होता है ना, ये कॉन्टिन्यूअस होता रहता है। ये डबल बॉन्ड इधर की तरफ, ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ, ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ। फिर क्या होगा? ये डबल बॉन्ड अगेन इधर की तरफ, ये डबल बॉन्ड इधर की तरफ, ये डबल बॉन्ड इधर की तरफ। सर ऐसा क्यों करता है मॉलिक्यूल? ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जितनी बार वो बॉन्ड तोड़ेगा और जितनी बार वो नया बॉन्ड बनाएगा, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसीलिए तो कहा जाता है, जी हाँ साहब, अनुनाद। अनुनाद बोले तो रेजोनेंस। रेजोनेंस इज अ स्टेबलाइजिंग फेनामेना। रेजोनेंस कुछ नहीं होता है, महज और महज स्टेबलाइजिंग फेनामेना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से सिस्टम को क्या मिलती है? एनर्जी रिलीज होती है, और सिस्टम को एनर्जी रिलीज होने की वजह से स्टेबिलिटी मिलती है। तो रेजोनेंस महज और महज क्या है? स्टेबलाइजिंग फेनामेना है।
कोई पूछे रेजोनेंस क्या है, कहना साहब रेजोनेंस और रेजोनेंस का यूज दोनों सुन लीजिए। रेजोनेंस केवल और केवल स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है और रेजोनेंस का यूज भी क्या है, केवल और केवल स्टेबलाइजिंग फिनोमेना का है। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। इसका मतलब तो ये हुआ सर जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ज्यादा सिस्टम स्टेबल होगा। यस बिल्कुल होगा। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उतना ज्यादा सिस्टम स्टेबल होता है। कहा जाएगा बेंजीन और फेनॉल के रिएक्शंस के अंदर कि फेनॉल को बता दिया जाता है मोर स्टेबल। क्यों? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनते हैं? 5 बनते हैं, 4 सॉरी, कितने बनते हैं? 4। हाइब्रिड जोड़ लोगे टोटल स्ट्रक्चर कितने बनते हैं? 5। जबकि बेंजीन के अंदर टोटल कितने बनते हैं? 3 बनते हैं, 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, एक हाइब्रिड बनता है। तो किसके प्रति रिएक्शन ज्यादा तेज होगी? तो फेनॉल के प्रति ज्यादा तेज होती है। रेजोनेंस इज अ स्टेबलाइजिंग फिनोमेना। अब जरा गौर से सुनना, यहां पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है? डीलोकलाइजेशन। क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। किसका मूवमेंट हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन का। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज व्हाट? रेजोनेंस। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना। एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। एक खुद का और एक सामने से छीना हुआ। जैसे मान लो इस कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है, एक ही नेगेटिव आ रहा है ना भाई, तो इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का है और एक इलेक्ट्रॉन ये सामने वाले से छीन रहा है। तो नेगेटिव हो, लोन पेयर हो या डबल बॉन्ड हो, हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन मानोगे उसको? 2। नेगेटिव हो, क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी। नेगेटिव हो, लोन पेयर हो या फिर क्या हो? डबल बॉन्ड हो, हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन मानोगे इसको? 2 इलेक्ट्रॉन। अब जरा गौर से यहां पे सुनना, तरीके सुनना। अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये देखो यहां पे, ये देखो सबसे पहला स्ट्रक्चर अपना N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O नेगेटिव। यहां पे लिख सकता हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? एक नेगेटिव। एक नेगेटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बताना जरा? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन पलटी मारे, यहां पे क्या है? फ्री रेडिकल। सुनना जरा गौर से, ये 2 इलेक्ट्रॉन पलटी मारे, ये 2 इलेक्ट्रॉन पलटी मारे, कहां पलटी मारेंगे भाई? अगर बात करें, ये क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का। सुनना, ये क्या है? पाई बॉन्ड का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या है? बोलो जल्दी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पीछे छोटा सा क्या पाया जाएगा इसका? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पीछे छोटा सा क्या है? एंटी बॉन्डिंग। अभी तुम सोच के बताओ, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 1 2 3 4। कितने दिख रहे हैं? 4। एंटी बॉन्डिंग में 0। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ रहा है? यानी अभी कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? अरे हाँ ना बोलो भाई। ये नेगेटिव उछल के जैसे ही लात मारेगा, ये नेगेटिव जैसे ही उछल के लात मारेगा, ये जैसे ही पटाख से लात मारेगा, इसे कहीं भी थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देते हो। एंटी बॉन्डिंग में लात मारता है, एंटी बॉन्डिंग में ले जाके डोनेट करता है वो। ऐसे नहीं कहीं पे भी फैला दिया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, डबल बॉन्ड बन गया। कैसे बन गया? यहां पे जरा गौर से देखो, ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ने छलांग मारी? 2। तुम खुद सोच के बताना। अभी ये बताओ यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? पहले सोच के बताओ। 2। मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूं, इस NO का बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड बाई 2। आंसर कितना आया? 1। अभी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड है? सिंगल। और यहां कितना बॉन्ड है? डबल। लेकिन जैसे ही ये पलट के लात मारेगा, जैसे ही पलट के लात मारेगा, एक बात बताओ, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, सुनना जरा गौर से, सुनना, इसके लिए निकाल रहा हूं। कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले? माइनस। कितने इलेक्ट्रॉन गए एंटी बॉन्डिंग में? डिवाइडेड बाई आंसर। यानी कि एक बॉन्ड रहेगा या टूट जाएगा? ये बताओ। फिर से सुनना, फिर से सुनना। यहां पे ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या कोऑर्डिनेट को अगर मुझे कोवेलेंट की तरह लिखना है तो यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? अब देखो ये क्या है? बोलो जल्दी। एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन अभी दिख रहे हैं? 0। और ये क्या दिख रहा है तुम्हें? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या दिख रहा है तुम्हें? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब सुनना जरा गौर से, ये जैसे ही पलट के लात मारेगा, जोर की समझने की कोशिश करना, पलट के यहां पे अगर जोर की जैसे ही लात मारेगा, तुरंत क्या होगा मेरे भाई? यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, सोच के बताना। जैसे ही इसने लात मारा, सोचो बॉन्डिंग में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको? बॉन्डिंग में अगर आप देखेंगे, बॉन्डिंग में कितने? तो 1 2 3 और 4। कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 4।
और 4 का मतलब क्या हो गया 4 माइनस 0, अभी एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना है 2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कितना बॉन्ड बनाया हुआ 2, दिख भी रहा है 2। लेकिन जैसे ही तुम सोचना, इसी पिक्चर में सोचना, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू लिख रहा हूं, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, एंटी बॉन्डिंग में नेगेटिव चार्ज का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन मानोगे 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही तुमने एंटी बॉन्डिंग में डाले 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना हुआ 2, आंसर कितना आ गया 1, कितना आ गया। इसका मतलब ये मुझे बताओ, सोच के बताना कि ये जो बॉन्ड है या टूट चुका है। अगर एक बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज एक डबल बॉन्ड बना रहा है, तो एक डबल बॉन्ड टूट के क्या बनाएगा, फिर से सुनना, एक नेगेटिव चार्ज टूट के क्या बना रहा है डबल बॉन्ड, तो एक डबल बॉन्ड क्या बनाएगा टूट के, एक नेगेटिव चार्ज टूट के डबल बॉन्ड बना रहा है, एक नेगेटिव चार्ज छोड़ो ऐसे, एक नेगेटिव चार्ज टूट के बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड टूट के क्या बनाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी कि अगला स्ट्रक्चर जो बनाओगे वो कैसा बनेगा, यहां पे एन डबल बॉन्ड ओ, और यहां पे क्या आ गया ओ पे नेगेटिव आ गया, सब कुछ वैसे ही है। यहां पे कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है बताना जरा, एक इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। अब जरा गौर से सोचो, अगेन ये क्या बन गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वही गुब्बारे वाला एग्जांपल, इधर से दबाया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिधर बढ़ी वो बीएमओ बना, फिर इधर से दबाओगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिधर बढ़ी वो क्या बन गया बीएमओ, और ये क्या बन गया एबीएमओ, मतलब बीएमओ ही एबीएमओ बनता है, एबीएमओ ही बीएमओ बनता है। क्या मेरी बात समझ में आई। तो एक बात तो, जब तक ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर था, पीछे क्या दिख रहा था एंटी बॉन्डिंग, अब नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर चला गया, इसके ऊपर, तो अब ये क्या करेगा वापस से, ये देखो, ये जरा गौर से सोच के बताओ, क्या मेरे भाई ये अगेन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है या नहीं है, ये बताओ। अब फिर से देखो यहाँ पे, इसको हटाता हूं, ये वाला हटाता हूं, ये सुनना, अभी इसके लिए बात करते हैं अपन। एक बात तो, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आया 2। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब अगर मान लो जैसे ही ये पलटी मारेगा, यहां पे जैसे ही पलटी मारा, कितने इलेक्ट्रॉन ने पलटी मारा बताना जरा, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो गया 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया 1। अगेन इधर से ये जैसे ही मूव करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और टूट के इसके सर पे क्या चला जाएगा नेगेटिव, बार 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 ये फिनोमेना होती रहेगी। अब इसको देखा तो ये क्या नजर आया, ये बताओ, ये क्या साइन बता रहा है, ये क्या है आपस में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, और ये क्या है बोलो जल्दी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। तो यहां पे क्या बनेगा बोलो जल्दी, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब हाइब्रिड बनेगा, देखो नाइट्रोजन वही का वही, ऑक्सीजन वही का वही, ऑक्सीजन वही का वही, दोनों साइड आपको सिंगल बॉन्ड दोनों तरफ दिख रहे हैं या नहीं दिख रहा है, पहले ये बताओ। जो वेरी करता हुआ दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, डबल, कभी डबल इधर है तो कभी डबल इधर है, सिंगल तो उसके साथ है कि नहीं है ये बताओ। तो अगर हम बात करें एन डबल बॉन्ड, एन सिंगल बॉन्ड हो, एन सिंगल बॉन्ड हो, और ये लोन पेयर वैसे ही रखती है। अब इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये बोलेगा नहीं मैं डबल हूं, इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो बोलेगा नहीं मैं डबल हूं। मैंने एक काम किया, मैंने कहा हाइब्रिड तुमने जब जब देखा क्या देखा, उसने बोला मैंने जब जब देखा, कभी आजू में पाई को देखा, कभी मैंने बाजू में पाई को देखा, मैंने पाई को एक जगह रहते ही नहीं देखा, कभी वो आजू से बाजू भाग रहा था तो बाजू से आजू, आजू से बाजू तो बाजू से आजू, वो भागे जा रहा था आए जा रहा था, भागे जा रहा था आए जा रहा था। मैंने कहा तुमने कैसा कैरेक्टर नोट किया, उसने बोला जब सर जब इस बॉन्ड को देखोगे तो एक बॉन्ड 100% सिंगल दिखाई देगा आपको, और एक बॉन्ड 100% कैसा दिखाई देगा आपको, डबल, हमेशा डबल दिखाई देगा। अब दूसरे स्ट्रक्चर को देखोगे तो जो पहले डबल दिखाई दे रहा था वो अब क्या दिखाई देगा 100% सिंगल, आज जो पहले सिंगल दिखाई दे रहा था वो क्या दिखाई देगा 100% डबल। मैंने कहा निष्कर्ष क्या है ये तो बताओ, तो उसने बोला निष्कर्ष ये है कि ना ये 100% डबल है, ना वो 100% सिंगल है, ना ये 100% सिंगल है, ना वो 100% डबल है। मैंने कहा फिर तो है क्या, तो बोला सर हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ यहां पे होगी आजू में, क्या वही बाजू में होगी या नहीं होगी, अरे होगी या नहीं होगी। ये दोनों क्या है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रियल होते हैं या हाइपोथेटिकल होते हैं, और रियल कौन होता है नेचर में, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि ये सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करता है। इससे पूछोगे दोनों में कौन सी बॉन्ड लेंथ लंबी कौन सी छोटी, कहेगा दोनों बराबर है। एनसीईआरटी, माता रानी, गीता, बाइबल, कुरान जो कह लो वो भी तो यही कहती है साहब।
कि दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर होती है। कभी रीजन पूछे रीजन क्या है तो रीजन क्या बोलोगे? अनुनाद। जी हाँ साहब, रेजोनेंस। यहां पे देखोगे तो ये 100% डबल, ये 100% सिंगल बॉन्ड। यहां पे देखोगे तो ये 100% सिंगल बॉन्ड, ये 100% डबल बॉन्ड। लेकिन इसको देखोगे तो ये कहेगा ना तो ये 100% डबल है, ना तो ये 100% डबल है, और ना ही ये 100% सिंगल है, ना ही ये 100% सिंगल है। तो है क्या? पार्शियल डबल है। कैसा है? पार्शियल। तो ये क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है, तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। सवाल एक लिखा हुआ था आपके पेपर में, क्या लिखा हुआ था? बोथ द बॉन्ड लेंथ आर सेम। क्या लिखा हुआ है? बोथ द बॉन्ड लेंथ आर सेम। ट्रू है या फॉल्स है? अरे ट्रू है या फॉल्स है भाई? क्या हुआ? नहीं भाई, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। बस यही बात तो समझाना चाहता था, लिखो। और यही नहीं, अब कहां कहां पूछा जाएगा वो भी सुन लो इनऑर्गेनिक में। सुनो सुनो, ये बात कहां कहां पूछी जाती है, किस किस एग्जाम्पल के लिए। तो सुनिए, एग्जाम्पल आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। आपको दे दिया जाएगा SO4-2, आपको दे दिया जाएगा CO3-2, आपको दे दिया जाएगा क्या, अगर हम बात करें NO2- दे दिया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? NO2- ना भी दे तो NO2 सिंपल दे सकता है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा यहाँ पे HNO3 दे सकता है, वो HNO3 दे सकता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ भी दे दे। वैसे मेजरली आज तक जो पूछा गया है वो ये 3 पूछे गए हैं। अब SO4 का देखो, ये क्या है? S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है? O-, यहाँ पे क्या है? O-। अब मुझे लगता है तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये 4 स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, SO, O, O और ये O। ठीक है, ऐसे ही एक O, दूसरा O, तीसरा O, चौथा O, और ये चौथा O। 1 2 3 4। अब सुनो जरा गौर से, ये देखो SO4-2 का मतलब क्या हुआ? ये नेगेटिव एक अगर मान लो पलटी मारता है तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दो ऊपर की तरफ। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो इनके बीच क्या बन जाएगा? डबल। ऑलरेडी इसके ऊपर क्या बैठा हुआ है? नेगेटिव। ये क्या बन के बैठा हुआ है? डबल। और यहां पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अरे हाँ ना बोलो भाई। पहली बार ऑक्सीजन इन दोनों पे नेगेटिव, अब इन दोनों पे नेगेटिव। समझ रहे हो मेरी बात को? लेट सपोज मैं इसी को मूवमेंट कराता हूं, अगेन ये मूव करेगा, तो ये वाला बॉन्ड मत तोड़ना, ये पहले अभी जस्ट वही बना है, उसी की वजह से बना है, हाँ या ना? ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला नेगेटिव अगर नहीं मूव करता तो ये डबल नहीं बनता। तो इसको ही नहीं कि तुरंत खट से तोड़ दिए, वापस इस स्ट्रक्चर में आ गए, तो अबे नालायक तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे कभी। समझ रहे हो? अब कौन सा बॉन्ड टूटा? लेट सपोज ये वाला बॉन्ड टूटा। अब ये वाला बॉन्ड टूटा क्योंकि इसका काम हो चुका था, पहले इसका काम हुआ, अब किसका काम होगा? इसका काम होगा। अब जरा गौर से देखो, यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। सॉरी नहीं नहीं, डबल बॉन्ड तो ये वाला टूट गया ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, और ये क्या, सॉरी ये क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। अभी किसका रेजोनेंस नहीं हुआ? किसको आपने छेड़ा नहीं है? ये नेगेटिव यहां जा चुका, यहां जा चुका। कौन से नेगेटिव को अभी आपने छुआ तक नहीं है? आजू वाले को, इसको नहीं छुआ है। बस इसका भी एक बार मूवमेंट कराना है। अब किसके प्रति मूवमेंट कराएं हम? कहीं करा लो, इधर करा लो। ये नेगेटिव जैसे ही मूव करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ क्या हो गया? डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया? ऑक्सीजन नेगेटिव। अब साइड बनाओ, एक बार ही नेगेटिव कहां कहां देखने को मिल रहा है? 1 2, एक बार ही नेगेटिव 1 2, ठीक है। अब यहां पे देखो, एक बार ही 1 2, और अगर हम बात करें नेगेटिव 1 2, देखो ढंग से, अगर तुमसे बात करें 1 और 2, ये दोनों अलग अलग यूनिट है। यहाँ पे देखो अभी कहां कहां है? 1 2 3 4, मैं नाम देता हूं, 1 और 4 पे है। क्या है? 1 और 4 पे। आपको चारों अलग लग जाएंगे अभी। फिर अगली बार कहां पे? बोलो जल्दी। अगली बार नेगेटिव चार्ज कहां पे? बोलो जल्दी। 2 और 4 पे। कहां पे है? बोलो जल्दी। 2 और 4 पे। अगली बार नेगेटिव देखो कहां पे है? तो 3 और 4 पे है। कहां पे है? 3 और 4 पे। और अगली बार देखोगे तो कहां पे देखने को मिलेगा? 3 और 1, 1 और 3 पे। अब देखो जरा गौर से, यहां 1 4 पे है, यहाँ 2 4 पे है, यहाँ 3 4 पे है, यहाँ 1 3 पे है। यानी ये चारों स्ट्रक्चर अलग है। अब बता दो इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बन सकता हो? तो नहीं बन सकता है। तो ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर मैं बोलूं क्या ये रियल स्ट्रक्चर है या हाइपोथेटिकल है? एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? एस ओ ओ ओ और ओ। यहां पे 4 ओ हमने रख दिए, ठीक है। लेकिन बताओ चारों में से कौन डबल है? 100%? कोई नहीं। सब कैसे हैं? बोलो जल्दी। पार्शियल डबल। सब कैसे हैं? पार्शियल डबल। सब कैसे हैं? बोलो जल्दी। पार्शियल डबल। सब कैसे हैं? बोलो जल्दी। पार्शियल डबल। सब कैसे हैं? पार्शियल डबल। और सबके सर पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, नेगेटिव, छोटे छोटे नेगेटिव। अब देखिए सब पे नेगेटिव रोटेट कर रहा है ढंग से। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर, ऑल द 4 बॉन्ड लेंथ ऑफ H2SO4, या फिर ऐसे बोला जाए SO4-2 आर इक्वल। ट्रू या फॉल्स? तो आंसर क्या होगा? ट्रू। रीजन क्या है? रेजोनेंस। अब अगली बात देखो, यहां पे एक और एग्जांपल SCO3-2 की अगर हम बात करते हैं, C डबल बॉन्ड O
ओ पे माइनस, ओ पे माइनस। एक बार सारे लोग आप लोग करके बताइए तो जरा, इसको करके बताइए, इसको करके बताइए। इसको करके बताइए फटाफट। हो गया? अब देखिए जरा गौर से, इधर सुनिए, ये नेगेटिव पलटी मारेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा ऊपर की तरफ। सबसे पहले क्या बना यहां पे, ये बना सी, ये बना ओ पे नेगेटिव, यहां क्या बन गया डबल बॉन्ड, और ये क्या बन गया ओ पे नेगेटिव। अब ये देखो यहां यहां मूवमेंट हो गया, अब बचा कौन, ये वाला पलटी मारेगा, तो यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो तीसरा स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, सी, ओ पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ, और यहां पे क्या बन गया ओ पे नेगेटिव। अब देखेंगे तो क्या नजर आएगा, ये कहेगा मैं डबल, ये कहेगा मैं डबल, ये कहेगा मैं डबल। मैंने किससे पूछा, हाइब्रिड से। किससे पूछा, हाइब्रिड। मैंने कहा बताओ कौन डबल कौन सिंगल, उसने बोला कोई नहीं है सिंगल, कोई नहीं है डबल, सब बीच वाले हैं सर, सब बीच वाले हैं, सब बीच वाले हैं, और सबके सर पे पार्शियल डेल नेगेटिव, सबके सर पे पार्शियल डेल नेगेटिव आएगा। ऑल द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बोनेट, ऑल द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बोनेट आर इक्वल इन लेंथ, ट्रू या फॉल्स। एक और सवाल मैं दे देता हूं छोटा सा, जो आपकी मदद करेगा काफी ऑर्गेनिक में। इधर सुनिए चौथा, CS3 C डबल बॉन्ड O, O माइनस, इसको एसिटेट कहते हैं, इसको हटा दीजिए CS3, कंफ्यूजन ना हो आपको। इधर बस ये किसी से बॉन्ड बना के बैठा है, और वो कोई आर ग्रुप है, लेट सपोज आर ग्रुप, मैंने कह दिया कोई भी आर ग्रुप है। अब बताइए क्या होगा, तो सर ये नेगेटिव जो है ये क्या करेगा, ये रहा जोर का झटका, हाय जोरों से लगा। अरे बोलो भाई, चीख निकलेगी या नहीं निकलेगी, बॉन्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा, अबे टूटेगा कि नहीं टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। एंटी बॉन्डिंग में लात मार रहा है, वो भी नेगेटिव पीछे की तरफ, समझ रहा हो मेरी बात को। इधर देखो यहाँ पे ये क्या बना, सी ओ पे नेगेटिव, यहाँ क्या बन गया डबल बॉन्ड ओ, अरे हाँ ना बोलो भाई। और आजू में क्या बैठा हुआ नजर आया, आर। अब ये नेगेटिव कूद फान करके कहीं जा सकता है, बहुत करेगा तो इसके एंटी बॉन्डिंग में घुस जाएगा, तुम मेरे में घुसे थे हम तुम्हारे में घुस जाएंगे, अरे हाँ ना बोलो भाई। कहता है जोर का लात मारे थे ना एंटी बॉन्डिंग में, हम भी मार सकते हैं लात, लात मारेगा बॉन्ड टूटेगा, खत्म बवाल। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने पूछा कि क्या देखा तुमने, कहता है सर मैंने तो ऐसी ऐसी चीजें देखी, क्या बताऊं आपको। मैंने कहा क्या क्या देखा, बोला बस संक्षेप में ऐसा सुनो सर, कि कार्बन के जो दोनों ऑक्सीजन है, दोनों के सर पे नेगेटिव चार्ज है ना, वो दोनों एक दूसरे के एंटी बॉन्डिंग के लिए पागल है। अब ये एंटी बॉन्डिंग मैंने कहा कहां पाया जाता है, कहता है सर नीचे देखो, नीचे, नीचे पाया जाता है। तो अब जरा नीचे नहीं पीछे पाया जाता है, इधर देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जरा गौर से मेरी बात को सुनो। यहाँ पे मैंने कहा कि एक बात तो, ऑक्सीजन कितने थे, बोला दो। मैंने बोला सिंगल थे या डबल थे, बोला अरे सर यही तो आपकी गलती है, ना सिंगल है सब, ना डबल है, पार्शियल डबल वाले हैं, बहुत बड़े वाले हैं सर। यहाँ पे जरा गौर से देखो, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल डेल नेगेटिव, पार्शियल डेल नेगेटिव। यानी कि ऑल दी बॉन्ड लेंथ ऑफ एसिटेट आयन, एसिटेट कैसे देगा, जब वो आर की जगह CS3 जोड़ देगा, तो CS3 C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को बोला जाता है AC ग्रुप। क्या बोला जाता है, AC ग्रुप। क्या बोला जाता है, AC। क्या बोला जाता है, AC। और यहां पे अगर ऑक्सीजन नेगेटिव लगा दिया, नाम क्या बन गया, एसीटेट। क्या नाम बन गया, एसीटेट। सर मान लीजिए अगर इस H की जगह, यहां CS3 की जगह H आ जाता, तब क्या बोलोगे, इसे हम बोलते हैं फॉर्म ग्रुप। क्या बोलते हैं, फॉर्म। क्या बोलते हैं, फॉर्म। ये दो बातें मेरी कंठस्थ कर लेना, फॉर्मल्डिहाइड हो या फॉर्मिक एसिड हो, दोनों जगह काम आएगा। ये मैं अगर तुमसे बात करूं, एसीटोन हो, एस्टल्डिहाइड हो, एसिटिक एसिड हो, हर जगह काम आएगा। अगर मान लो तुमने ये ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसी। अब देखो जरा गौर से, इधर सुनो, ये मान लो CS3 C डबल बॉन्ड हो, ये एसी ग्रुप है, OH जोड़ दिया, क्या बन गया, ये एसिटिक एसिड। अच्छा एक काम करो, ये OH को हटा दो, अब इधर जोड़ दो CS3, क्या बन गया, एसीटोन नाम बन जाता है। अच्छा एक काम करो, इसको भी हटा दो, H लगा दो, एस्टल्डिहाइड बन जाता है। अरे बात समझ में आई, एसी और फॉर्म बस याद रखना, इनको एसी और फॉर्म कहा जाता है। इतने ग्रुप को एसी या फॉर्म, अब जिससे जुड़ जाए, ओ एस से जुड़ गए तो एसिड बन जाएगा, एस से जुड़ गए तो एल्डिहाइड बन जाएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो अगर हम तुमसे बात करें, वो तुमको क्या देगा, जेईई मेंस का सवाल है ये, कि ऑल द बॉन्ड लेंथ ऑफ एसिटेट आयन आर इक्वल इन लेंथ ड्यू टू ऑल द बॉन्ड लेंथ एसिटेट आयन
एसिटेट आयन आर इक्वल इन लेंथ ड्यू टू रेजोनेंस। अरे हाँ ना बोलो भाई, जेईई मेंस का सवाल रह चुका है ये। ठीक है, तो याद रखना कि बॉन्ड लेंथ सिमिलर होती है और बॉन्ड लेंथ सिमिलर होने का रीजन क्या होता है? रेजोनेंस। अब बात आती है रेजोनेंस के अंदर कुछ थ्योरी की, थ्योरी वगैरह लिखवाएंगे। पहले एक काम करिए, आप लोग ये वाला स्ट्रक्चर छापिए, फटाफट छापो, उसको लिखवाना है थ्योरी। रेजोनेंस में 4 मॉलिक्यूल याद रखना, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, एक और इनऑर्गेनिक से पूछा जा सकता है, दैट इज फॉस्फेट, लेकिन अब वो नहीं पूछा जाएगा आपसे। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? वीक इलेक्ट्रॉन, कमजोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये सब बातें नोट कर लेना, ऑर्गेनिक में बहुत मदद करती है भाई। ये इतना पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ये इनऑर्गेनिक में कहीं नहीं लिखा हुआ है बेंजीन बेंजीन, ये वहां से उठाने का इसलिए लॉजिक है क्योंकि अपने को समझ में आता है उधर ही रेजोनेंस है। हाँ, वही रेजोनेंस इधर भी चल रहा है, बस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाले इनऑर्गेनिक वाले पढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक वाले अपना ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं। लेकिन मैंने तुमको दोनों शब्द दिया है थोड़ा सा, ताकि तुम्हें आइडिया बेहतर मिले। आपके स्टैंडर्ड सिलेबस में नहीं होता है, ऐसे होने के लिए आइसोलेटेड का भी होता है। मैंने क्या बोला? डबल बॉन्ड का नहीं होता है, आपने ध्यान नहीं दिया। अगर हम बात करें डबल बॉन्ड का, क्यूमुलेटेड सिस्टम का NH2 ग्रुप जोड़ दो, आगे NH2 ग्रुप जोड़ दो, तो रेजोनेंस वैसे ही कर जाएगा। डबल बॉन्ड का आपस में नहीं होता है, क्योंकि रेजोनेंस ऑलवेज ऑकर इन अ प्लैनर स्पेसीज, जो प्लैनर होते हैं। अब तुम कहोगे ऐसे हॉरिवर्टी का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें प्लेन क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है, तो प्लेन चेंज हो गया। तो रेजोनेंस ऑलवेज ऑकर इन प्लैनरली और नियरली प्लैनर स्पेसीज। कौन सा? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हाँ। अरे चाचा, मोमेंटवा कैसे कराओगे इलेक्ट्रॉन का? ऑर्बिटल क्या है? एक अगर मान लो, अगर तुमसे हम बात करें, एक पाई बॉन्ड अगर मान लो इस प्लेन में है, तो ये दोनों पी ऑर्बिटल कैसे होंगे? ऐसे होंगे। अगले पी ऑर्बिटल, एक खड़ा है तो दूसरा पड़ा है ना भाई, तो मोमेंटवा कैसे कराओगे? ऐसे कैसे नॉन प्लेनर में कैसे करा दोगे? उसका तो डबल बॉन्ड NH2 जोड़ दो, NH2 के साथ डबल बॉन्ड का कर जाएगा, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कैसे कराओगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मान लो, अगर तुम कह रहे हो क्यूमुलेटेड सिस्टम, उसमें बहुत सारे नियम है। क्यूमुलेटेड, लिमिटेड क्यूमुलिन्स है या अनलिमिटेड क्यूमुलिन्स है? अगर मान लो लिमिटेड है, तो लिमिटेड में करा के बता दो मुझे, करा के बताओ लिमिटेड के अंदर, मान जाऊंगा। लिमिटेड में हो ही नहीं सकता। लिमिटेड को क्यूमुलिन्स का मतलब क्या होता है? टर्मिनल्स भी क्यूमुलिन्स होने चाहिए। अगर टर्मिनल्स क्यूमुलिन नहीं है तब उस कंडीशन में, अब वो आपके सिलेबस में है, ये नहीं है। ठीक है, नोट करिए। नोट कर लिया? चले, ये नोट कर लिया। चलिए, रेजोनेंस हेडिंग लगाएंगे सारे लोग, रेजोनेंस हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहले इसको नहीं लिखना है, रेजोनेंस हेडिंग लगाइए और लिखिए, लिखिए व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिफाइंड बाय, when the properties of a molecule cannot be defined by, when the properties of a molecule cannot be defined by single Lewis dot structure, single Lewis dot structure, single Lewis dot structure,
single Lewis dot structure, when the properties of a molecule cannot be defined by single Lewis dot structure, even sometime we draw even sometime we draw more than one Lewis dot structure, more than one Lewis dot structure, more than one Lewis dot structure, that all structure are known as resonating structure, contributing structure, or canonical structure, or canonical structure, or canonical structure, or canonical structure, which is hypothetical in nature, which is hypothetical in nature. Mark the word, resonance is also a hypothetical concept. Mark the word hypothetical, hypothetical, hypothetical को अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज, which is hypothetical in nature. While the resonance hybrid, while the resonance hybrid is real in nature, is real in nature. दूसरा पॉइंट लिखोगे, रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, 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 हाइपोथेटिकल कंसेप्ट. अगला लिखो, रेजोनेंस इज अ परमानेंट इफेक्ट, रेजोनेंस इज अ परमानेंट इफेक्ट. अगला लिखो, रेजोनेंस इज अ इंट्रामोलिक्यूलर फिनोमेना, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर चलने वाली ये फिनोमेना है. रेजोनेंस इज अ इंट्रामोलिक्यूलर फिनोमेना. एंड एक महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला पॉइंट, एटम विच पार्टिसिपेट, एटम और ऑर्बिटल लिखना, एटम और ऑर्बिटल विच पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, एटम्स और ऑर्बिटल विच पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, atoms or orbital which participate in resonance must be in same plane, must be in same plane. Mark the word same plane, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोमेटिसिटी के टाइम पे बहुत हेल्प करेगा तुम्हारी. must be in same plane. श्रीदेवी जिस टब में डूब के मर गई थी, अरे कॉट वे साइक्लोऑक्टा टेट्राइन, क्यों वो जो होता है टब शेप्ड का, उसमें पता चलेगा रेजोनेंस नहीं होता है क्योंकि नॉन प्लानर है वो. ब्रेड्स रूल के अंदर रेजोनेंस नहीं ऑपरेट होगा क्योंकि नॉन प्लानर है. तो मैं बता दे रहा हूं, लिखो एटम्स और ऑर्बिटल विच पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, वहां बहुत काम आएगा ये बात, मैं पहले मार्क करा दे रहा हूं. एटम्स और ऑर्बिटल विच पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस मस्ट बी इन सेम प्लेन. एटम्स और ऑर्बिटल विच आर पार्टिसिपेटेड इन रेजोनेंस मस्ट बी इन सेम प्लेन. ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, कंपाउंड मस्ट बी प्लानर, compound must be planar, compound must be planar, or nearly planar, or nearly planar. compound must be planar or nearly planar. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, इन रेजोनेंस या तो प्योर पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है या प्योर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है. तो लिखो, इन रेजोनेंस प्योर पी ऑर्बिटल स्लैश साइन स्लैश का स्लैश प्योर डी ऑर्बिटल आर पार्टिसिपेटेड
इसका मतलब ये हुआ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड बनाएंगे। लिखो, इसका मतलब ये हुआ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड बनाएंगे। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड बनाएंगे। अगला एक और पॉइंट नोट करोगे जो इनऑर्गेनिक के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। 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 अगला लिखोगे एक और पॉइंट, जितना ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, जितना ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ही स्टेबल उसका हाइब्रिड बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। उतना ही स्टेबल उसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। उतना ही स्टेबल उसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा उतना ही स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। ठीक है, एक और बात लिख लो, रेजोनेंस हाइब्रिड रियल होता है नेचर में। रेजोनेंस हाइब्रिड रियल होता है नेचर में। रेजोनेंस हाइब्रिड रियल होता है नेचर में क्योंकि 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 वो कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को 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 सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। एंड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। जिसकी वजह से ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी 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 कम हो जाती है और सिस्टम की मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाती है। और सिस्टम की मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाती है। और सिस्टम की मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाती है जिसके कारण molecule can explain almost all the physical and chemical properties of a molecule, or explain all the physical and chemical properties of a molecule. All the physical and chemical properties of a molecule. जीवन पर्यंत जब भी भूलो इस लाइन को पूरा ढंग से पढ़ना। यानी कि ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टेबल है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, सुन लो। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, यहां पे सुन लो बात क्या लिखवाई है, यही बात को इतना लंबा चौड़ा भाषा में लिखा है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट हुआ। इधर देखो सारे लोग, यहां पे क्या हुई, लोवेस्ट एनर्जी, एनर्जी डिक्रीज डाउन कर जाएगी। लोवेस्ट एनर्जी डिक्रीज कर गई, इसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो गई, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और चूंकि बहुत ज्यादा स्टेबल है इसलिए ऑलमोस्ट एक्सप्लेन
ऑल दी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल। जितना पॉइंट लिखाया है ये सब इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड ऑर्बिटल से कभी भी पाई नहीं बनता है, हमेशा किससे बनता है? प्योर ऑर्बिटल। तो यानी रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट करेगा? प्योर पी या प्योर डी? जेई मेंस के ऑप्शन का ये मतलब वो रहा था, ठीक है, एक टाइम पे। और उसके अलावा एक और बात मैंने लिखवाई, रेजोनेंस ऑलवेज ऑकर इन प्लानर एंड नॉन प्लानर की बात लिखवाई है ना, उसके आगे लिख लो एरोमेटिसिटी में बड़ा काम आएगा। लिखो एरोमेटिसिटी में बड़ा काम आएगा हमको। एरोमेटिसिटी ऑर्गेनिक में पढ़ोगे ना, वहां पे भी बता दे रहा हूं, वहीं पे काम आएगा, इनऑर्गेनिक में कहीं काम नहीं आएगा। अरे उस पॉइंट के आगे लिख लो भाई, उस पॉइंट के आगे एरोमेट्स, जहां पे लिखा है रेजोनेंस ऑकर्स इन प्लानर और नियरली प्लानर स्पेसीज, उसके सामने लिख लो एरोमेटिसिटी में ये पॉइंट बड़ा काम आएगा, एरोमेटिसिटी में बहुत काम आएगा, एरोमेटिसिटी में बड़ा काम आएगा। अरे लिखवाया है ना, एक बात नहीं लिखवाई है कि इन रेजोनेंस कंपाउंड मस्ट बी प्लानर और नियरली प्लानर, लिखवाया ना, उसी के आगे लिखो रेजोनेंस में बड़ा काम आएगा। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एरोमेटिसिटी में बड़ा काम आएगा ये पॉइंट रेजोनेंस का। एक और पॉइंट उसमें एक्सप्लेन किया है मैंने, हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला, लिख लेना, यही इनऑर्गेनिक में काम आता है, यही इनऑर्गेनिक की बात है बस। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में दोनों जगह यूज आता है, लेकिन इनऑर्गेनिक में बस यही काम आएगा तुम्हारे, बाकी सब काम आएगा थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। और दोनों जगह जो मिल सकता था वो बातें मैंने लिखवा दी है। एनीवे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, एनर्जी लोअर डाउन हुई, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो गई, ऑलमोस्ट एक्सप्लेन ऑल दी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक बार लाइन देख लीजिए, कोई ना समझ में आया तो वो मुझसे पूछ लीजिए, पढ़ लो आराम से, एक बार और पूछ लो मुझसे कोई भी लाइन अगर नहीं आई है तो। मतलब जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? जितना ज्यादा रेजोनेंस हुआ उतनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है मतलब उतना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, जितना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है मतलब उतनी एनर्जी निकल रही है, जितनी एनर्जी निकल रही है मतलब उतनी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर द स्टेबल हाइब्रिड, सिंपल सी बात है। आगे बताओ, बोलो बोलो भाई, कोई भी पॉइंट में अगर डाउट हो तुरंत पूछ लो अभी हाथों हाथ। कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके लिए रेजोनेंस एनर्जी, कितना एनर्जी रिलीज होता है, अब ये इसके लिए रेजोनेंस एनर्जी आएगा वो आगे ऑर्गेनिक में। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को लगा के जब स्टडी किया जाता है सॉल्वेंट के अंदर तो वहां फ्लक्चुएशन आता है, तो जब फ्लक्चुएशन आता है तो उससे एनएमआर का ग्राफ ड्रॉ होता है, जहां से ये पता लगाया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी की जाती है और वहां से ये पता लगाया जाता है कितनी एनर्जी निकली है। बहरहाल आप ये समझिए रेजोनेंस आपके सिलेबस में हाइपोथेटिकल है। हाँ, बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि आपके फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर मैं बोलूं लेंथ हो गया, लेंथ आपकी बदलेगी, आपका सिमेट्रिकल नेचर बदलेगा, केमिकल बिहेवियर बदल सकता है, केमिकल बिहेवियर मतलब रिएक्टिविटी जो है वो बेसिकली वो आपकी बदल सकती है। तो और इसके अलावा अगर मैं बात करूं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन जो लोग देते हैं उनके अनसैचुरेशन पे फर्क पड़ सकता है, बेंजीन के केस में ये बात नहीं कर सकते बट अदर मॉलिक्यूल के केस में तो कर सकते हैं। हम स्टेबिलिटी ऑफ बहुत सारे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस बात से हम ये एक्सप्लेन करेंगे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितनी बढ़ेगी उससे ये डिसाइड होगा कि प्रोडक्ट किस ओर जाएगा, इस बात से ये डिसाइड होगा कि आखिर नेचर कैसा होगा। जैसे बेंजीन है तो बेंजीन की दुनिया में सिर्फ केमिस्ट्री इलेक्ट्रोफाइल की होती है, आज तक कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती ही नहीं है। बेंजीन के पास जो भी रिएक्शन होती है वो सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल की होती है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो ये कॉपी में बात, बेंजीन की दुनिया में केमिस्ट्री सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल की होती है, कभी भी वो न्यूक्लियोफाइल की कोई रिएक्शन शो ही नहीं करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए खुद सक्षम है, उसको लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसकी अगर हम बात करें उसकी रिएक्शन जो होंगी वो सारी इलेक्ट्रोफिलिक ही होंगी। तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिस पे डिपेंड करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी हुआ, उनका केमिकल एनवायरमेंट बिहेवियर हुआ, इसके अलावा अगर मैं तुमसे बात करूं वो किस तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे, किस तरह की रिएक्शन दिखाएंगे, इन सारी बातों पे डिपेंड करेगा। काफी हद तक ये सारी बातें डिपेंड करेंगी रेजोनेंस पे। कारण क्या है समझिए, कोई भी ट्रांजिशन स्टेट है, जैसे कि आप लोग एक आध दो पोस्टुलेट पढ़ेंगे, हेमंड्स पोस्टुलेट, ईएसआर रिएक्शन के अंदर पढ़ा जाता है, कभी सुना है नाम हेमंड्स पोस्टुलेट?
ट्रांजिशन स्टेट है मैक्सिमम कैरेक्टर व्हाटसोएवर इज नियर टू इट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट। तो वहां पे एक्सप्लेन करने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए अगेन हमें अनुनाद का ही सहारा लेना पड़ता है, रेजोनेंस का। लेकिन फिर रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, रेजोनेंस परमानेंट इफेक्ट कहने का मतलब यह है कि एक बार जैसे ही मैंने क्या बोला, सॉल्वेंट लिया, मॉलिक्यूल डाला, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ठीक है। अब क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगर एक बार चालू हो गया तो अब ये नहीं है कि वो रुकेगा, अब वो चलता रहेगा, वो चक्रा कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा। दैट इज द रीजन उसको परमानेंट बोला गया है। रेजोनेंस के 3 औलादे होती हैं एक्चुअल में, समझ रहे हो? टॉटोमेरिक, मेटामेरिक, मीजोमेरिक। 98% स्ट्रक्चर के अंदर जो होता है वो रेजोनेंस के अंदर अगर देखा जाए तो मीजोमेरिक इफेक्ट पाया जाता है। दैट इज द रीजन कहा जाता है रेजोनेंस में भी मीजोमेरिक इफेक्ट, बट मीजोमेरिक इफेक्ट इज ऑलवेज रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस की एक्चुअल में 3 औलादे हैं। वो 3 औलादों में से 98% स्ट्रक्चर जो है वो मीजोमेरिक इफेक्ट दिखाते हैं। इसीलिए एक लाइन बोली जाती है, रेजोनेंस में भी मीजोमेरिक बट मीजोमेरिक इज ऑलवेज रेजोनेंस। बात समझ में आई? चलिए। हाँ, क्या चीज? किसने कहा नहीं होता है? मीजोमेरिक किसने कहा नहीं होता है? बिल्कुल होता है। हाँ, परमानेंट होने ना होने का मतलब क्या है? जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है वो भी एक परमानेंट इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है वो भी एक परमानेंट। अब डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ किस हद तक आप परमानेंट है। आप समझिए बात को, इंडक्शन ऑफ डाइपोल किसी में कम हो रहा है, किसी में ज्यादा हो रहा है, और इंडक्शन ऑफ डाइपोल को ही आप बोल रहे हो परमानेंट इफेक्ट है, तो वो तो किसी में कम हो रहा है, किसी में ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आप किसी को बोलोगे कि ये टेम्पररी और ये परमानेंट है। वैसे पूरे इफेक्ट में देखोगे तो इलेक्ट्रोमेरिक को कहा जाता है टेम्पररी है, लेकिन कम या ज्यादा तो सब में हो सकता है। ठीक है, एनीवे आगे अगर हम बात करें तो क्या और पॉइंट बताओ कौन सा जो। हाँ 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 हाँ, कौन? रेजोनेंस हाइब्रिड ना। हाँ तो ऑब्वियस वही तो, लोवेस्ट एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, वही तो लिखा है। हाँ, जितना ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहने का मतलब मेरा ये है कि जितना ज्यादा नंबर में तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे उतना ज्यादा मूवमेंट होगा, उतना ज्यादा मूवमेंट होने से उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, और जितनी एनर्जी निकलेगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये सब मिलके कंट्रीब्यूटिंग नाम भी तो दिया है। यही सब मिलके तो निर्माण किसका कर रहे हैं? हाइब्रिड का। हाइब्रिड पैदा थोड़ी हो रहा है, इन्हीं से मिलके तो बन रहा है। तो ये जितने स्टेबल बनेंगे हाइब्रिड उतना तगड़ा बनेगा, ये जितने अनस्टेबल बनेंगे हाइब्रिड उतना बेकार बनेगा। और बताइए पॉइंट। नियरली प्लानर का मतलब क्या होता है? दरअसल जो मूवमेंट मैंने तुमको बताया, मैंने क्या बोला, मूवमेंट किस में होता है ये मुझे बताओ। मूवमेंट कहां होता है? प्लानर स्पीसीज में। पाई बॉन्ड का मूवमेंट कब होगा? जब प्योर पी ऑर्बिटल जो हमें दिख रहे हैं वो प्लानर दिखेंगे, तभी मूवमेंट हो पाएगा। तो हल्का फुल्का अगर चेंज रहता है, जैसे एक इफेक्ट पढ़ोगे मैं बता देता हूं, ऑर्थो इफेक्ट पढ़ोगे, जैसे कि तुम पढ़ोगे स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस पढ़ोगे, जैसे तुम पढ़ोगे वहां पे स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन पढ़ोगे, तो उसमें पता चलेगा कि हल्का सा चेंज भी हो गया ना एनवायरमेंट तो भी रेजोनेंस हो जा रहा है। तो या तो प्लानर होना चाहिए या नियरली प्लानर। अब मान लो 1-2 डिग्री का अंतर है अगर, लेट सपोज, तो वो बहुत बड़ा चेंज नहीं है, वहां पे आराम से मूवमेंट हो सकता है। इस वजह से वहां पे ये कहा गया है, जब स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस पढ़ोगे तो वहां पे एकदम क्लियर होगा तुमको, जब दोनों साइड ग्रुप जोड़ देगा तब एकदम रेजोनेंस नहीं हो रहा है। स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन पढ़ोगे, जब दोनों साइड ग्रुप जोड़ देगा तो एकदम नहीं हो रहा है। और अगर हम बात करें कि एक ग्रुप जुड़ा है या छोटा ग्रुप जुड़ा है तो हल्का फुल्का हो जा रहा है। ऐसे समझो कि 2 प्लानर स्पेसीज में ही रेजोनेंस चल सकता है। मैंने कहा 1 डिग्री थोड़ा सा झुक गया कोई, तो ये चेंज बहुत बड़ा चेंज थोड़ी है। तो ये भी तो ऑलमोस्ट नियरली प्लानर है, और नियरली प्लानर है तो यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। अब तुम कहोगे एक 45 डिग्री पे एकदम रोटेट कर गया, तो अब कहां से रेजोनेंस होगा भाई? चेंज जब बड़ा रहेगा तो नहीं हो सकता है। अब बात आती है कि छोटा मोटा डिग्री का चेंज। अब छोटा मोटा डिग्री का चेंज, ये बात आप वहां जाके ना फंसो, एसआईपी में, एसआईआर में, ऑर्थो इफेक्ट में, इसलिए पहले ही बात करा दी है। एरोमेटिसिटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि हल्का फुल्का मतलब यहाँ पे क्या है, वैसे तो देखा जाए ना तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो 6 मेंबर के ऊपर जाओगे। अब जैसे ट्रोपोलियम केटाइन का नाम तुम सब लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है बे, ट्रोपोलियम केटाइन का नाम? अरे यार, ये इसका नाम नहीं सुने? सही में तुम लोग नीट में सेलेक्ट होने लायक लिटरली नहीं हो।
ट्रस्ट मी यार, अगर ये नहीं सुने, मोस्ट एरोमेटिक केटायन ऑफ एरोमेटिक वर्ल्ड, सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल केटायन ऑफ एरोमेटिक वर्ल्ड कहा जाता है। कितने मेंबर की रिंग है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर की रिंग में हल्की हल्की फ्लेक्सिबिलिटी आनी चालू हो जाती है, 7 मेंबर की रिंग में, लेकिन फिर भी इसको कहा जाता है मोस्ट स्टेबल एरोमेटिक केटायन, कहा जाता है मोस्ट स्टेबल केटायन ऑफ एरोमेटिक वर्ल्ड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 7 बनते हैं टोटल। कितने बनते हैं? 7, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री की दुनिया का मोस्ट स्टेबल केटायन इसे कहा जाता है ट्रोपोलियम केटायन। क्या नाम होता है? ट्रोपोलियम केटायन। मैं इसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं भाई, इसको दिन रात सुबह शाम पूजा किया करो, किसी साल नीट के पेपर में आ जाएगा, बहुत बार आया है, 16-17 बार आया है भाई, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। ट्रोपोलियम केटायन आज तक पेपर उठा लो 1980 से लेके अभी तक, कम से कम 16 से 20 बार तुमको नहीं मिला पेपर के अंदर तो कहना, कौन पेपर उठा लो, ऐसी के बारे में तुमको नहीं पता यार, कॉमन चीज है ये, कुछ पता हो चाहे ना पता हो, ये तो सबको पता होना चाहिए कि ट्रोपोलियम केटायन एरोमेटिक सुनते ही ट्रोपोलियम केटायन दिमाग में पहले आ गया, या फिर वो साइक्लोप्रोपेन वाला आ गया, बस ये दो तो एकदम दिमाग में आने चाहिए, फिर से नोट कर लेना भाई। ये क्या होता है? ट्रोपोलियम केटायन। नाम क्या होता है? ट्रोपोलियम केटायन, मोस्ट स्टेबल केटायन ऑफ एरोमेटिक वर्ल्ड। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं? 7। ये बहुत फेमस है इसके लिए, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसको हम बोलते हैं ट्रोपोलियम केटायन बोलते हैं। एक और होता है कॉट। अब देखो 7 मेंबर रिंग है, यहां तक रेजोनेंस चल रहा है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं इसके बाद ये वाली रिंग आएगी, ये वाली रिंग आएगी 8 मेंबर की रिंग। अब यहां पता चलेगा कि रेजोनेंस ही नहीं चलता है। क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि ये इस फॉर्मेट में जैसे दिख रहा है ऐसे रहता ही नहीं है, जैसे ही देखोगे तुरंत चिल्लाओगे कट, कैसे? साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, 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 ये वही टब है जिसमें श्रीदेवी डूब के मर गई थी। हाँ, टब शेप्ड का होता है भाई, ये ऐसे होता है, देखो यहां पे ये कैसे होता है, टब शेप्ड का होता है, समझ रहे हो? ये देखो डबल 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 डबल, ये टब शेप्ड का होता है। एक्चुअल में ये दिखता जरूर हमको है कि ये प्लानर दिख रहा है, अब रेजोनेंस नॉन प्लानर में होता ही नहीं है। अब देखो ना, ये दो लोग ऐसे जा चुके हैं और ये दो लोग ऐसे हैं, तो रेजोनेंस कभी भी जब भी होता है किसमें होता है? प्लानर लोगों में, नॉन प्लानर में नहीं होता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? नॉन एरोमेटिक। क्या बोला जाएगा? नॉन एरोमेटिक। जब तुम एरोमेटिसिटी पढ़ोगे तो तुमको देख के लगेगा ये एंटी एरोमेटिक है, लेकिन वहां पे आंसर क्या जाएगा? नॉन एरोमेटिक है। क्या है? बोलो जल्दी। नॉन एरोमेटिक। ये कैसा होता है? नॉन एरोमेटिक। रेजोनेंस नहीं, मेरी बात याद रखना, नॉन का मतलब क्या होता है? नहीं। नॉन का मतलब क्या होता है? नहीं। रेजोनेंस नहीं, कंपाउंड एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक। रेजोनेंस नहीं, कंपाउंड एरोमेटिक नहीं, रेजोनेंस नहीं, कंपाउंड एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक। याद रखना, नॉन एरोमेटिक। जहां रेजोनेंस होता है वो एरोमेटिक होते हैं या वो एंटी एरोमेटिक होते हैं? दोनों होते हैं, बता रहा हूं, एरोमेटिक होते हैं या एंटी एरोमेटिक। जहां रेजोनेंस नहीं वहां कंपाउंड एरोमेटिक नहीं, नहीं को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन, नाम क्या बनेगा? नॉन एरोमेटिक। रेजोनेंस नहीं, कंपाउंड एरोमेटिक नहीं, नाम बनेगा नॉन एरोमेटिक। रेजोनेंस है, साइक्लिक रेजोनेंस है, साइक्लिक रेजोनेंस है तो कंपाउंड या एरोमेटिक होता है या एंटी एरोमेटिक होता है। लेकिन अगर रेजोनेंस ही नहीं है, मतलब कंपाउंड कभी एरोमेटिक नहीं है, मतलब नॉन एरोमेटिक। क्या बोलोगे? बोलो जल्दी। नॉन एरोमेटिक। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो इसी के बाद याद रखिएगा ये टब शेप्ड का होता है। एनीवे, अब जिसका भी डाउट हो बाहर आ जाओ यार, थोड़ा टाइम लेट हो गया है, दूसरे टीचर की भी क्लास है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। भाई पूरी क्लास रेजोनेंस में खा गए हो तो सुनो, अब कम से कम मेरी बात सुनो ढंग से, थोड़ा सा ये वाला भी रेजोनेंस पढ़ना और थोड़ा सा वो वाला रेजोनेंस भी जाके पढ़ लेना, ऑर्गेनिक वाला भी, तुमको काफी हद तक समझ में आ जाएगा। जहां दिक्कत आएगी पूछ लेना आके, लगे हाथ। जीओसी वाला भी पढ़ लेना, और इधर लिखा हुआ है बॉन्डिंग के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी पढ़ लेना, ठीक है? और ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये।